ठीक है बच्चों, आज आज हम लोग प्रोटीन्स पर क्विकली रिवाइज करा देते हैं। चलिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में देखा कि प्रोटीन पॉलीमर्स होते हैं, अमीनो एसिड्स है बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायो पॉलीमर्स में जो प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे, अल्फा मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला पोजीशन जो है, उस पे मैं NH2 लगा देता हूँ, तो ये अल्फा अमीनो एसिड कहलाता है। बच्चों बता दो, मैं अल्फा अमीनो एसिड में हमेशा एक वेरिएबल ग्रुप होता है, एक अमीनो और एक एसिड ग्रुप तो होगा ही, और एक हाइड्रोजन होता है यहाँ पे। ठीक है, ये वेरिएबल ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड होगा। बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर, डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर देयर इन आवर बॉडी। देयर आर अबाउट 20 अमीनो एसिड जो एक लिविंग बीइंग में मिल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग आर होता है ये सारे अमीनो एसिड में। सारे ही अमीनो एसिड में बच्चों तुम लोगों को कायरल कार्बन देखने को मिल जाएगा, और क्योंकि कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होता है। और जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी होती है तो बच्चों एक मॉलिक्यूल सिंगल फॉर्म में तो नहीं, एटलीस्ट 2 पावर n फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा। अगर एक कायरल कार्बन है तो 2 पावर 1 विच इज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है बच्चों। तो अगर अमाइनो एसिड को हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक ही कायरल कार्बन है, फिर भी इसके दो फॉर्म्स होंगे। ये दो फॉर्म, एक का दूसरे का मिरर इमेज है। याद रखना बच्चों, अगर कायरल कार्बन पे NH2 लेफ्ट साइड में है तो उसको L अमाइनो एसिड बोलोगे। यहाँ पे L का मतलब लीवो रोटेटरी नहीं होता है, L सिर्फ NH2 का कॉन्फ़िगरेशन बताता है। और अगर राइट साइड में है तो D अमाइनो एसिड बोलोगे। D अमाइनो एसिड में भी NH2 का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ D इंडिकेट करता है कि राइट साइड में, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बेस्ड ऑन डिफरेंट आर ग्रुप अलग अलग अमाइनो एसिड होते हैं, हमने देखा था पिछले क्लास में। अगर आर की जगह पे H लगा दोगे तो उस अमाइनो एसिड को बोलेंगे ग्लाइसिन। बच्चों अगर आर की जगह पे H होगा तो मॉलिक्यूल में कायरलिटी नहीं होती है, क्योंकि कार्बन में, अमाइनो एसिड में जिस कार्बन पे आर लगा हुआ है उस कार्बन पे H एक प्रेजेंट होता ही है। तो अगर मैं इस आर की जगह पे H लगा दूं तो ये कार्बन की कायरलिटी चली जाएगी, और कायरलिटी चली गई मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट आई मीन अकायरल अमाइनो एसिड अगर कोई पूछता है MCQ के फॉर्म में तो उसका आंसर हमेशा ग्लाइसिन होगा। ग्लाइसिन क्योंकि अकायरल है तो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसका DL फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता। एलानिन जो होता है बच्चों, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कायरल अमाइनो एसिड। आइसोप्रोपाइल जो है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है बच्चों वैलिन में। ल्यूसिन में आइसोब्यूटाइल, आइसोल्यूसिन में सेकब्यूटाइल, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन में बच्चों अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। और सेरीन थ्रियोनिन अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। उसी तरह से सिस्टीन मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। और इसके बाद देखा था बच्चों हमने फिनाइल एलानिन टायरोसिन। फिनाइल एलानिन में बेंजाइल ग्रुप होता है, टायरोसिन में फिनॉल ग्रुप होता है। ट्रिप्टोफैन जो होता है बच्चों, इट कंटेन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग विच इज कॉल्ड इंडोल। प्रोलीन बच्चों एक अमाइनो एसिड नहीं, इमाइनो एसिड मानते हैं, बिकॉज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज दिस इज नॉट जस्ट आर ग्रुप, दिस इज द होल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख सकते हो NH2 नहीं NH है। अमाइन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि NH2 को अमाइनो बोलते हैं, NH को इमाइनो बोलते हैं और इमीनो बोलते हैं। तो इमीनो एसिड या फिर अमाइनो एसिड, इमीनो एसिड, इमाइनो एसिड्स बोला जाता है, सॉरी। एस्पार्टिक एसिड जो होता है और ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडाइन में ग्वानिडिन सिस्टम, अमाइनो सिस्टम और बेसिक रिंग जैसे इमिडाजोल जैसे रिंग प्रेजेंट होते हैं। तो ये पढ़ा था बच्चों हमने अमाइनो एसिड। याद रखना बच्चों, नेचर में जो भी अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करता है वो कैपिटल L फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेचर में जो भी कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं वो कैपिटल D फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट का कॉन्फ़िगरेशन D होता है, और नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड जो होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन L होता है। ये बात याद रखनी है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
ये थियरी हम नहीं देखेंगे, मैं अलग से बता रहा हूँ तुम लोगों को थियरी। चलो, अमाइनो एसिड के बारे में दूसरी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं बच्चों। एक अमाइनो एसिड जो होता है कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये है तुम लोग का एसिडिक ग्रुप, ये है अल्फा पोजीशन, यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप लगा है, एक एच और एक आर यहाँ पे लगा है। तो ये होता है बच्चों अल्फा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। क्योंकि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है बच्चों जिसमें बेसिक और एसिडिक ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट है, तो ये बेसिक और एसिडिक ग्रुप जो होते हैं आपस में आयनाइज हो सकते हैं बच्चों, खुद ही सेल्फ आयनाइज हो सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्टेट में तो अमाइनो एसिड ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसा है वैसे ही एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही तुम लोग उसको पानी में डालते हो तो ये H प्लस आयोनाइज हो जाएगा, और H प्लस जो भी आयोनाइज होगा ये लोन पैर नाइट्रोजन के उस H प्लस को उठा लेंगे बच्चों, और NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ प्लस चार्ज होता है तो उसे कटायन बोलते हो बच्चों तुम लोग, माइनस चार्ज है तो अनायन, और अगर दोनों ही चार्ज एक मॉलिक्यूल में है तो वैसे आयन को हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं बच्चों। ज्विटर आयन एक डाइपोलर आयन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। याद रखना बच्चों अमाइनो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज, कि अमाइनो एसिड बहुत ही अच्छा क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं विद अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड विद अ वेरी हाई शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा पानी में अगर तुम लोग डालोगे अमाइनो एसिड को तो ये डाइपोलर आयन बना लेता है ज्विटर आयन, मतलब NH3 पॉजिटिव हो जाता है और O नेगेटिव हो जाता है आयनाइजेशन होने की वजह से। बच्चों याद रखना ये सिर्फ वाटर का पीएच जब न्यूट्रल होगा तो ऐसा होता है, न्यूट्रल या फिर कुछ अलग पीएच पे अलग अलग अमाइनो एसिड अलग अलग पीएच पे ज्विटर आयन बनाते हैं। तुम लोग एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब पानी लिया उसमें बहुत ज्यादा H प्लस ऐड किया, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है वो आयनाइज नहीं हो पाता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है बच्चों, जब तुम लोग एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हो तो पानी में ऑलरेडी H प्लस ज्यादा है, जब ऑलरेडी H प्लस ज्यादा है तो COOH जो है वो आयनाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज कॉमन आयन जो है उसका आयनाइजेशन सप्रेस कर देगा। क्या सभी को कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पता है बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रिया हो गया सभी का? यस, बोलो बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रिया हो चुका है क्या? कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में सभी को पता है? यस, आई होप सब लोग को पता हो, नहीं पता होगा तो बच्चों बता देना है कि मैं तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलो एक बार हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट देख लेते हैं बच्चों। क्या होता है कि अगर सपोज कोई एसिड है, जैसे मान लेते हैं HCl है, और वो डिसोसिएट हो रहा है, वैसे तो HCl में इक्विलिब्रियम नहीं होता, दूसरी एसिड मान लेते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड मान लेते हैं। एसिटिक एसिड जो है डिसोसिएट हो रहा है और डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इस पे, ऐसे, और साथ में H प्लस बन रहा है, थोड़ा सा मैं पीछे लिख देता हूँ, CH3COOH डिसोसिएट हो रहा है बच्चों, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है बच्चों, और इस इक्विलिब्रियम में मैं अगर एक कॉमन आयन डाल देता हूँ, कॉमन आयन मतलब जो भी ये आयन प्रोड्यूस हो रहा है उससे कॉमन आयन, लेट्स से मैंने बाहर से HCl डाल दिया, HCl क्या करेगा बच्चों, पानी में जाके H प्लस प्रोड्यूस करेगा और Cl माइनस। HCl इज जनरेटिंग एन आयन कॉमन टू द आयन ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये क्या करेगा, HCl H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देगा, और इक्विलिब्रियम ये जो डिस्टर्ब हुआ है, जो स्ट्रेस अप्लाई हुआ है इक्विलिब्रियम पे, दैट इज इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये H प्लस आयन का जो इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि उसका इंक्रीज जो हुआ है डिक्रीज हो जाए, और डिक्रीज बच्चों तुम लोग का सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जो भी H प्लस आयन HCl की वजह से बढ़ा था, रिएक्शन उसको डिक्रीज करना चाहेगा, और डिक्रीज सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन में हो पा रहा है, दिस इज कॉल्ड ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो बच्चों तुम लोगों ने देखा है यहाँ पे H प्लस आयन जब कॉमन आयन बढ़ जाता है तो जो एसिड था उसका डिसोसिएशन जो हो रहा था, फॉरवर्ड वाज डिसोसिएशन और बैकवर्ड जो है वो एसोसिएट हो जा रहा है, तो जो भी डिसोसिएशन हो रहा था वो सप्रेस हो गया, वो नहीं हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। तो याद रखना बच्चों, जब तुम लोग एक अमाइनो एसिड को H प्लस वाले एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो
तो ये कार्बोक्सिलेट आयन ठीक उसी मैकेनिज्म के थ्रू जो मैंने अभी एसिटिक एसिड में सिखाया, उसी मैकेनिज्म के थ्रू उसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड और डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, और क्योंकि इसका डिसोसिएशन रुक गया तो सिर्फ NH3 अपने आप को आयनाइज कर पाता है। ये तो डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन H प्लस सोल्यूशन में बाहर होने की वजह से ये NH2 तो H प्लस के साथ रिएक्ट कर सकता है ना जो सोल्यूशन में, और H प्लस क्योंकि वो बेसिक है और बाहर एसिडिक मीडियम है, तो ये आयनाइज हो जाएगा और सिर्फ अमाइनो एसिड एक ही चार्ज कंटेनिंग फॉर्म में रहेगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए अमाइनो एसिड एसिडिक मीडियम में कटायनिक फॉर्म में होगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? चलो, कटायनिक फॉर्म में अमाइनो एसिड एग्जिस्ट कर रहता है बच्चों एसिडिक मीडियम में। अब मैं बात करता हूँ बेसिक मीडियम की। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा बच्चों, बाहर जो है वो बेस है बहुत ज्यादा, ठीक है, पीएच जब ग्रेटर देन 7 होता है तो उसको बेसिक मीडियम बोलते हैं। बाहर क्योंकि बेस है, बेस का मतलब OH माइनस आयन, OH माइनस आयन को ये लोन पेयर नहीं ले सकते, लोन पेयर उससे बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चों इन पे नेगेटिव चार्ज है और OH पे भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर देगा। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो OH के साथ अपना H प्लस दे सकता है ना, और दे के क्या बना लेगा, H2O, ठीक है। और जैसे ही H2O बनेगा, ये जो कार्बोक्सिलेट है वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो जैसे एसिडिक मीडियम में एसिडिक ग्रुप नहीं डिसोसिएट हो पा रहा था, वैसे ही बेसिक मीडियम में जो बेसिक ग्रुप है NH2 ग्रुप है वो आयनाइज नहीं हो पाएगा, और एसिडिक ग्रुप ही सिर्फ आयनाइज हो पाता है ड्यू टू अगेन कॉमन आयन इफेक्ट, या फिर बोल सकते हो बेसिक बेसिक रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड नेगेटिव चार्ज फॉर्म दैट इज एनायनिक फॉर्म में रहेगा। तो हमने देखा बच्चों न्यूट्रल मीडियम में, या फिर जब कोई ज्यादा एसिडिक मीडियम नहीं होता है, तो अमाइनो एसिड प्रिफर करता है बच्चों एग्जिस्ट करना ज्विटर आयनिक फॉर्म में, एसिडिक मीडियम में कटायनिक फॉर्म में, और बेसिक मीडियम में अनायनिक फॉर्म में। तो अब जरा मैं तुम लोगों को एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। किसी को मेरी आवाज नहीं समझ में आएगी तो बताना बच्चों, मेरे को पता नहीं चलता है, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना लिया है अमाइनो एसिड का, ठीक है। अमाइनो एसिड पानी लिया, उसके अंदर ढेर सारा अमाइनो एसिड डाल दिया बच्चों, और मैंने पीएच जो है एसिडिक कर दिया है उस सॉल्यूशन का। मतलब बाहर से लेके आके एसिड डाल रखा था पहले, पानी लिया, एसिड लिया, ठीक है। ये इधर तक का मैंने सॉल्यूशन ले लिया है, रेड लाइन तक का। तो बच्चों मैंने पानी लिया और उसके अंदर बहुत सारा एसिड डाल दिया और फिर अमाइनो एसिड डाल दिया। तो जब मैं एसिडिक सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड डालूंगा तो एसिडिक ग्रुप डिसोसिएट नहीं होगा, सिर्फ बेसिक ग्रुप आयनाइज होगा, और इसके लिए मेरा अमाइनो एसिड कटायनिक फॉर्म में रहने वाला है। कटायनिक फॉर्म में अमाइनो एसिड है, तो इसके लिए जब दो रॉड्स में डालूंगा, चार्ज रॉड्स, कैथोड और एनोड, कैथोड बीइंग द नेगेटिव रॉड एंड एनोड बीइंग द पॉजिटिव रॉड, तो तुम लोग का क्योंकि अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज है तो कैथोड के ऊपर जाके इसे डिपॉजिट हो जाएगा। पूरा अमाइनो एसिड का मास तुम लोग को कैथोड के ऊपर नजर आएगा। ये तभी होगा जब तुम लोग का सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर तुम लोग इस सॉल्यूशन में बाहर से बेस डालना ऐड करोगे, जैसे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस डालोगे बच्चों, एसिड जो सॉल्यूशन का है वो न्यूट्रलाइज होगा, और एसिड जब न्यूट्रलाइज होगा बच्चों जो सॉल्यूशन का, तो जो डिसोसिएशन नहीं हो पा रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो भी धीरे धीरे अब डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस रॉड पे जो अमाइनो एसिड जो है थे वो डिटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों डिटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे? क्योंकि अब पहले कैसा था, अमाइनो एसिड पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि एसिड जो था इस एसिड को सप्रेस कर दिया था डिसोसिएट होने से। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जब बाहर से बेस डाल रहा हूँ ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो क्या हो रहा है कि जो एक्सेस ऑफ एसिड सॉल्यूशन में वो खत्म हो रहे हैं और इसका भी डिसोसिएशन अब होने लग रहा है। तो डिसोसिएशन होने की वजह से बच्चों ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों डेवलप होने लगेंगे अमाइनो एसिड पे, और जब दोनों चार्ज है तो नेट चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए अमाइनो एसिड जो कैथोड पे डिपॉजिट था वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगेगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा और धीरे धीरे इस रॉड से कम होने लगेगा, ठीक है। अगर मैं बेस को
ऐड करने कंटिन्यू करूं बच्चों, बहुत ज्यादा बेसिक, इतना ज्यादा बेस डाल दे कि जो एसिड था वो तो न्यूट्रलाइज हो ही गया, अब सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है, तो अब अमाइनो एसिड धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज होने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सारा एसिड जाने के बाद जब एक्स्ट्रा बेस डालता हूँ तो इसका डिसोसिएशन अब सप्रेस होने लगेगा, और सिर्फ इसी का डिसोसिएशन फेवर होगा। मतलब अमाइनो एसिड जो पहले कटायनिक फॉर्म में रह रहा था अब सिर्फ अनायनिक फॉर्म में रहेगा, और इस वजह से जितना भी अमाइनो एसिड था वो सब इस रॉड पे तुम लोग को मूव होता हुआ नजर आएगा। तो तुम लोग अगर ध्यान से एक्सपेरिमेंट करो तो तुम लोग देखोगे एसिडिक मीडियम में सारा अमाइनो एसिड इसी रॉड पे डिपॉजिट था, लेकिन बेस डालोगे तो थोड़ी देर के बाद सारा अमाइनो एसिड उस रॉड पे गायब हो जाएगा, और बेस का एडिशन कंटिन्यू करोगे तो थोड़ी देर के बाद इस रॉड पे अमाइनो एसिड अपीयर होने लगेगा। ये तभी होगा जब एक्सट्रीमली बेसिक कर दोगे बच्चों, सारा एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं। तो याद रखना बच्चों, जब तुम लोग का पीएच एसिडिक होगा, पीएच एसिडिक होगा, तो उस केस में अमाइनो एसिड जो है, एसिडिक मतलब लेस देन 7, अमाइनो एसिड कैथोड पे रहना प्रेफर करेंगे, और जब पीएच बेसिक होगा तो अमाइनो एसिड जो होंगे बच्चों एनोड पे रहना प्रेफर करेंगे। ठीक है, याद रखना, कैथोड पे रहेंगे जब भी पीएच मोर देन 7, लेस देन 7 होगा, और एनोड पे रहेंगे जब पीएच मोर देन 7। यस, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? चलो, तो याद रखना ये होता है यहाँ पे बच्चों, इन दोनों ही रॉड पे डिपॉजिट होने के पहले एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे नेट माइग्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड ना तो कैथोड पे हो रहा है ना तो एनोड पे। जब मैं पीएच एसिडिक रखा था, मतलब लेस रखा था, 1 के करीब में रखा था, और धीरे धीरे मैं बेस का एडिशन स्टार्ट करता हूँ, तो एक ऐसा पॉइंट रीच होगा, एक ऐसा पीएच रीच होगा जहां पे अमाइनो एसिड प्योर ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और ज्विटर आयनिक में क्योंकि एक ही प्लस एक ही माइनस चार्ज है, तो नेट माइग्रेशन ना तो कैथोड पे होगा ना तो एनोड पे होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। वो पीएच जहां पे नेट माइग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है, जहां पे अमाइनो एसिड सिर्फ ज्विटर आयनिक फॉर्म में रहते हैं, ना तो सिर्फ कटायनिक ना तो अनायनिक फॉर्म में रहते हैं, सिर्फ ज्विटर आयनिक फॉर्म में रहते हैं, उस पीएच को बोलते हैं बच्चों आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है बच्चों? pH at which amino acid net migration of amino acid on electrodes are 0 is called isoelectric point। ठीक है, net migration of amino acid on electrodes, एक बार ही रुक जाना, on electrodes is net migration of amino acid on electrode is 0, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। याद रखना बच्चों, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग अगर अलग अलग पीके वैल्यू दिए हैं तो एवरेज ऑफ पीके कैन बी कैलकुलेटेड एज, आई मीन कैन बी यूज टू कैलकुलेट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो कोई अमाइनो एसिड का पीके वैल्यू दिया है, pK 1 pK 2 या फिर पीके भी वैल्यू दिया है, तो उसका एवरेज निकाल दोगे तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाता है। तो ये था बच्चों आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे हर अमाइनो एसिड का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही हर एक अमाइनो एसिड का फिक्स्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर किसी अमाइनो एसिड का मैं बता दूं तो यू कैन गो एंड सर्च इन लिटरेचर, यू कैन फाइंड आउट विच अमाइनो एसिड इट इज। एवरी अमाइनो एसिड का फिक्स्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो सिर्फ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ही हम बता सकते हैं कौन सा अमाइनो एसिड है। तो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसके लिए याद रखना। अमाइनो एसिड को क्लासिफाई हम कर सकते हैं बच्चों बेस्ड ऑन तीन चार तरीके से कर सकते हैं। पहले तो मैं सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन करता हूँ, बेस्ड ऑन पीएच ऑफ अमाइनो एसिड। एक सेकेंड ना बच्चों, चलो। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन पीएच। पीएच ऑफ अमाइनो एसिड से मतलब ये हो जाता है बच्चों कि क्या वो एसिडिक है कि क्या वो न्यूट्रल है, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो। ठीक है, जब मैं
न्यूट्रल सिर्फ पानी में अमाइनो एसिड को डाल के पीएच पेपर डालता हूँ, तो क्या वो सॉल्यूशन को एसिडिक बना दे रहा है, क्या वो सॉल्यूशन को बेसिक बना दे रहा है, वो याद रखना। बच्चों याद रखना, यहाँ पे हम अमाइनो एसिड को एसिडिक कैसे बोलते हैं, बेस्ड ऑन द आर ग्रुप। जो आर ग्रुप लगा है अमाइनो एसिड में, इफ इट कंटेन्स एक्स्ट्रा सीओएच ग्रुप, सीओओएच ग्रुप अगर उसके अंदर बहुत सारे हैं, आई मीन यूजुअली क्या होता है बच्चों, एक अमाइनो एसिड में एक NH2 और एक सी ग्रुप, COH ग्रुप तो होता ही है। ये होता है जनरल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का, ये हो जाता है जनरल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का, राइट। ठीक है, एक COH और एक NH2 ग्रुप तो होता ही है। ये जो R ग्रुप है, अगर उस R ग्रुप में एक्स्ट्रा COH ग्रुप है बच्चों, तो उस तरह के अमाइनो एसिड को एसिडिक अमाइनो एसिड बोलेंगे। अगर जो R ग्रुप है उसमें एक्स्ट्रा COH ग्रुप है, तो उसको एसिडिक अमाइनो एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये देखना बच्चों स्ट्रक्चर, तुम लोग देख सकते हो एस्पार्टिक एसिड का जो आर ग्रुप है उसके अंदर एक्स्ट्रा सीओएच ग्रुप है। ग्लूटामिक एसिड में भी तुम लोग देख सकते हो एक्स्ट्रा सीओएच ग्रुप है। तो अगर एक्स्ट्रा सीओएच ग्रुप आ जाता है बच्चों अमाइनो एसिड में, तो उसको हम लोग एसिडिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। याद रखना बच्चों, दो ही एसिडिक अमाइनो एसिड हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इनको कभी कभी एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के नाम से भी बुलाया जाता है आयनिक फॉर्म में, ग्लूटामेट। ठीक है, तो दो ही हैं, याद रख सकते हो, एकदम आसान है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, विच आर आल्सो कॉल्ड एज एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। इजी है याद रखना। बेसिक अमाइनो एसिड जो होते हैं बच्चों, इनमें एक्स्ट्रा अमाइनो या फिर इमीनो ग्रुप होता है जो कि बेसिक ग्रुप्स है। इनका अगर आर ग्रुप देखोगे तो उसके अंदर एक्स्ट्रा NH2 या फिर NH ग्रुप होता है। मैं दिखा देता हूँ, तीन ऐसे बेसिक अमाइनो एसिड हैं टेबल में, तुम लोग देख सकते हो। लाइसिन में एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है, आर्जिनिन में NH2 NH ग्रुप है, ये ग्वानिडिन सिस्टम है, हाईली बेसिक होता है बच्चों ग्वानिडिन सिस्टम। और हिस्टिडिन में भी इम्यूनो ग्रुप देखने को मिल जाता है। तो याद रखना बच्चों, ये जब बेसिक अमाइनो एसिड होंगे तो एक्स्ट्रा NH2 या फिर NH ग्रुप होगा। यहाँ पे तुम लोग एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को अक्सर, मैं कोई मेरे से पूछ नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे बता देता हूँ, तुम लोग याद रखना। एस्पार्जिन जो है बच्चों, उसके अंदर भी तुम लोग को एक्स्ट्रा NH2 या फिर ये देखने को मिल रहा है, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज बेसिक अमाइनो एसिड। Why? Because this NH2 is bonded to a highly, I mean, strong electron withdrawing group, CO, amide। अमाइड बन जा रहा है, अमाइड्स आर न्यूट्रल, NH2 जब CO के साथ जुड़ा रहेगा देन इट इज न्यूट्रल। तो इसके लिए उसको हम लोग न्यूट्रल में ही मानेंगे, क्योंकि NH2 होने के बाद भी वो बेसिक क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी समझने वाली बात है बच्चों, अच्छे से याद रखना इसको। तो ये हो जाता है बच्चों, याद रखना एसिडिक याद रख लिया, और बेसिक में सिर्फ तीन ही हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। ये तीन याद रख लिया, और ये दो याद, तो इनको छोड़ के जितने भी होते हैं सब न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तीन ही पूछ सकता है, या फिर तो पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज एसिडिक अमाइनो एसिड, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड, या फिर पूछ सकता है न्यूट्रल। तो एसिडिक बोला तो दो ही हैं, दोनों में से कोई और तो है नहीं, तो दोनों में से कोई एक दिखा तो मार्क कर देना है। बेसिक पूछा तो तीन ही है, तीनों में से के नाम याद रख लो, और कोई भी दिखा तो वो मार्क कर देना, तीनों लिखे ऑल ऑफ दीज मार्क कर देना। अगर ये न्यूट्रल पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, तो फिर भी ऑप्शन में सिर्फ एसिडिक बेसिक ही ढूंढो। तीन ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे जिनमें ये पांचों में से तीन नाम दिखेगा ही। ठीक है, तो वो तीन को छोड़ के जो भी बच गया वो तुम्हारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल के फिर भी कुछ एग्जांपल बता दो, जो भी बच गया बच्चों, 20 में से 15 बच गया, वो सारे 15 इसमें आ जाएंगे, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन, और भी बहुत सारे हैं, जो ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन। ठीक है, तो ये सारे भी आ सकते हैं यहाँ पे। चलो, तो ये था बच्चों बेस्ड ऑन पीएच। तो हम बोल एसिडिक किसको बोलते हैं, कैसे डिफाइन करोगे एसिडिक अमाइनो एसिड को, तो दीज आर द अमाइनो एसिड इन विच द आर ग्रुप कंटेन्स एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड्स आर द अमाइनो एसिड इन विच द आर ग्रुप कंटेन्स एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप्स, राइट, एक्स्ट्रा NH2 और NH ग्रुप। एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं बच्चों, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी इन द बॉडी, हमारे बॉडी में ये मिलते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते, उसके बेसिस पे।
तो बच्चों बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी वी कैन क्लासिफाई अमाइनो एसिड। टोटल 20 अमाइनो एसिड हैं, 10 होते हैं बच्चों एसेंशियल और 10 ऐसे होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं बच्चों जो हमारा बॉडी बनाता नहीं है, हमको डाइट से लेने की जरूरत पड़ती है, खाने से लेने की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो एसेंशियल है। एसेंशियल क्यों बोला जा रहा है उसको? क्योंकि हमारा बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, हमको उसको लेना पड़ रहा है डाइट से, डाइटरी सोर्स से लेना पड़ रहा है। तो उस तरह के अमाइनो एसिड को हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। ठीक है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो बाहर से नहीं लिया फिर भी चलेगा, क्योंकि हमारा बॉडी खुद ही बना रहा है इनको। क्या बात समझ में आ गई सभी को? तो essential amino acids are those amino acids that are not produced by the body, and that's why they are required to, they are no they are very much required to take it from outside. Non essential amino acids are those amino acids which are produced inside our body, अगर बाहर से नहीं भी लिया तो फिर भी चलेगा बच्चों। याद रखना, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं, इसी तरह से एक सेमी एसेंशियल भी होता है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। सिर्फ दो कैटेगरी याद रखोगे तो याद रहेगा। बच्चों याद रखना, एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए छोटा सा निमोनिक्स बना दिया है तुम लोगों के लिए कि तुम लोग उसको याद रखो, प्राइवेट टिम हॉल करके। तो प्राइवेट में पी क्या स्टैंड करता है? फिनाइलएलनिन। वी फॉर वैलिन। टी फॉर ट्रिप्टोफैन। टिम में बच्चों थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, और हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। बच्चों याद रखना, ये हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन तीनों ही बेसिक है, और सारे बेसिक अमाइनो एसिड बॉडी में बनते नहीं है। इसको तो ये सारा क्वेश्चन जो होता है ना एसेंशियल और एसेंशियल पे, इसको घुमा फिरा के पूछते हैं। इन लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, मतलब वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड दैट्स व्हाई रिक्वायर्ड टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो बच्चों वो एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ के अच्छे से घुमाया फिराया जा सकता है। थ्योरी वाले में ऐसे ही घुमाते हैं बच्चों, बातों में घुमा देंगे और क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा सोचो समझो और फिर आंसर करो तो अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो ये हो जाता है बच्चों एसेंशियल नॉन एसेंशियल के बारे में। एसेंशियल अमाइनो एसिड एक बार फिर बता दूं, वो अमाइनो एसिड है जो हमारा बॉडी नहीं बना रहा है, इसके लिए एसेंशियली डाइट से लेना जरूरी है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारा बॉडी बना रहा है और इसके लिए नहीं भी लिया तो चलेगा, क्योंकि हमारा बॉडी तो प्रोड्यूस कर रहा है उसे, तो इसके लिए उसको डाइट से नहीं भी लेंगे तो चल जाता है। ठीक है, द अमाइनो एसिड दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। जो एसेंशियल है वो याद रखो, इनको छोड़ के जो भी रहा वो नॉन एसेंशियल हो जाएगा। तो याद रखना, एसेंशियल याद रखने का निमोनिक्स बना दिया है, प्राइवेट टिम हॉल, फिनाइलएलनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने बड़ा अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ लिया जो कि मोनोमर था प्रोटीन का। अब इस मोनोमर को जोड़ के पॉलीमर बनाते हैं बच्चों, क्योंकि पॉलीमर को ही प्रोटीन बोलते हैं। हमको एक्चुअली पढ़ना है पॉलीमर के बारे में। तो बात करते हैं बच्चों पॉलीमर की, कैसे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं। देखो बच्चों, जब तुम लोग दो अमाइनो एसिड को जोड़ते हो तो जो कंपाउंड बनता है उसे डाइपेप्टाइड बोलते हैं। अगर तीन अमाइनो एसिड जोड़ोगे तो जो कंपाउंड मिलेगा उसको ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। चार जोड़ोगे तो टेट्रा, पांच जोड़ोगे तो पेंटा, छह जोड़ोगे तो हेक्सा एंड सो ऑन। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, हर एक अमाइनो एसिड में दो टर्मिनल्स होते हैं, सी टर्मिनल एक होता है, एक एन टर्मिनल। वैसे यहाँ पे भी देखोगे तो एक एन टर्मिनल है, एक सी टर्मिनल। सी टर्मिनल वो होता है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एन टर्मिनल वो होता है जहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। वैसे यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप एन टर्मिनल, और सी टर्मिनल वो होता है जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब दो अमाइनो एसिड को जोड़ रहे हो तो एक अमाइनो एसिड का सी टर्मिनल दूसरे अमाइनो एसिड के एन टर्मिनल के साथ रिएक्ट करता है, और दोनों के बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जो बॉक्स में मैंने निकाल के बताया हुआ है। जब वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों कंडेंसेशन। जब कभी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो ये एन, ये CH2 सी डबल बॉन्डो के साथ जुड़ जाएगा और कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा बच्चों। देख लो एक बार अच्छे से क्या हो रहा है। OH
H के साथ निकल जा रहा है और ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ N जो है बॉन्ड बना ले रहा है, इस तरह का देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे। और H2O साइड प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने दो अमाइनो एसिड को जोड़ा है। ये R जो है बच्चों, R ग्रुप कोई भी हो सकता है, मैंने R1 R2 लिख दिया है कि दे आर डिफरेंट, दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट। तो दो अमाइनो एसिड जोड़ा है, इसके लिए जो कंपाउंड बन रहा है इसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। बच्चों याद रखना, जब दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो हमेशा ये लिंकेज देखने को मिलेगा, CONH। इसको बच्चों अमाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं हम लोग। याद रखना, पेप्टाइड लिंकेज या फिर अमाइड लिंकेज। हमने तुम लोगों ने देखा होगा, दो अमाइनो एसिड जोड़ रहा हूं मैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। वैसे ही तीसरा एक जोड़ूंगा तो एक और बन जाएगा, चौथा एक जोड़ूंगा तो एक और बन जाएगा। बच्चों जितने अमाइनो एसिड जोड़ते हो तुम लोग, उसका एक कम पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा होता है। जैसे मैंने दो जोड़ा तो एक ही पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला है जिसको याद रख सकते हो, फिर दिमाग में बात याद रख सकते हो याद, कि पेप्टाइड बॉन्ड उतने होते हैं अमाइनो एसिड में, उतने होते हैं पेप्टाइड चेन में जितने अमाइनो एसिड है उससे एक कम। जैसे मैं बोलता हूँ डाइपेप्टाइड, तो हमेशा उस डाई मतलब दो अमाइनो एसिड है, दो अमाइनो एसिड है तो उससे एक कम मतलब एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। वैसे ही मैं बोलता हूँ डेकापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड मतलब 10 अमाइनो एसिड से बना हुआ पेप्टाइड चेन, तो उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो सिर्फ 9 होगा, जो एक कम होगा। वैसे ही मैं बोलता हूँ ऑक्टापेप्टाइड, तो पेप्टाइड बॉन्ड उसमें 7 होगा बच्चों। चलो आई होप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। हमेशा एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बनता है यहाँ पे। तो कैसे बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, एक बार वापस से, ये अमाइनो एसिड का एक सी टर्मिनल जब दूसरे अमाइनो एसिड के एन टर्मिनल के साथ रिएक्ट करता है, सी टर्मिनल मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एन टर्मिनल मतलब अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, तो दोनों के बीच में से वाटर निकल जाता है बच्चों। वाटर निकल के पेप्टाइड बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये पेप्टाइड लिंकेज जो होता है अमाइनो एसिड को जोड़ के रखने में काम करता है, अमाइनो एसिड को लिंक करने का काम करता है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है बच्चों, अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब मैं दो अमाइनो एसिड जोड़ रहा हूँ तो डाइपेप्टाइड बोलूंगा, तीन जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, चार जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, और बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड इज अनदर नेम फॉर प्रोटीन। याद रखना, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स का दूसरा नाम होता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग नोट भी कर रहे होंगे। एक और बात हमने यहाँ पे सीखा कि उतने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जितने अमाइनो एसिड होंगे उससे एक कम। जैसे अगर मैं बोलता हूँ पेंटापेप्टाइड, तो हमेशा याद रखना पेंटा मतलब 5 हो गया, तो 5 से एक कम क्या हो गया, चार, चार पेप्टाइड बॉन्ड होगा। चलो अच्छी बात है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं डाइपेप्टाइड बनने का। ये देखो, ये ग्लाइसिन है, ये एलानिन है। ग्लाइसिन का सी टर्मिनल एलानिन के एन टर्मिनल के साथ रिएक्ट करने जा रहा है। जब ये रिएक्शन होगा तो सीओ यहाँ से और ये दो हाइड्रोजन में से एक H2O बन के निकल जाएगा, तो CO रह गया वहां से और NH रह गया यहाँ पे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये वाला CONH बॉन्ड बन रहा है। तुम लोग देख सकते हो ग्लाइसिन वाला ये ग्रुप वैसे का वैसा है, एलानिन का ये वाला ग्रुप वैसे का वैसा है, और दोनों के बीच में जो है CONH बॉन्ड बन गया, अमाइड लिंकेज बन गया। याद रखना बच्चों, अब डाइपेप्टाइड का नाम कैसे देते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइपेप्टाइड। तो याद रखना बच्चों, जिसका सी टर्मिनल पार्टिसिपेट कर रहा है उसके नाम से INE हटा के YL लगा देना है, तो क्या नाम बन जाता है, ग्लाइसिल। और दूसरे नाम के साथ जोड़ देना है, एलानिन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ग्लाइसिल एलानिन। अगर तुम लोग टर्मिनल्स बदल दो, अगर तुम लोग सोचते हो कि मैं ग्लाइसिन का एन टर्मिनल को एलानिन के सी टर्मिनल के साथ रिएक्ट करूंगा और फिर भी सेम अमाइनो एसिड सेम डाइपेप्टाइड बनेगा, तो गलत है बच्चों। याद रखना, अगर इसका सी टर्मिनल इसके एन टर्मिनल के साथ रिएक्ट होगा तभी ग्लाइसिल एलानिन बनेगा। अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब इसका सी टर्मिनल और इसके एन टर्मिनल को रिएक्ट कराऊं, तो तुम लोग को ग्लाइसिल एलानिन नहीं मिलेगा, उसका आइसोमर मिलेगा। समझ में आ गई बात बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ,
अमाइनो एसिड में एलानिन पहले ले लिया, उसका सी टर्मिनल, और ग्लाइसिन का एन टर्मिनल में रिएक्ट करवा रहा हूँ। तो ये जो मॉलिक्यूल रिएक्ट तो हो जाएंगे डेफिनेटली, और वैसा ही कंपाउंड बनाएंगे, वैसा ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड बनाएंगे जो ऊपर है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं होने वाला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अमाइड लिंकेज यहाँ पे बना है, ये पूरा ग्रुप जो था बच्चों अलग हो गया है यहाँ पे, और ये पूरा ग्रुप अलग हो गया है, लेकिन ओवरऑल तुम लोग अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो ग्लाइसिल एलानिन जैसा ही होगा। यहाँ पे बच्चों सी टर्मिनल एलानिन का पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जिसका सी टर्मिनल पार्टिसिपेट करता है उसके नाम से आई एन ई हटा के वायल लगा देना है, तो क्या बन जाएगा नाम इसका, एलानिल, और फिर दूसरे नाम के साथ जोड़ दोगे तो आईयूपीएसी नेम बन जाता है उसका, एलानिल ग्लाइसिन नाम हो जाता है। ठीक है, क्या सबको ये बात समझ में आ गई बच्चों, कैसे नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं? यस। तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी कोई अमाइनो एसिड रिएक्ट करते हैं आपस में, तो हमेशा सी और एन टर्मिनल के बीच में रिएक्शन होता है, लेकिन याद रखो रिएक्शन 10,000 भी बार हो जाएगा ना, तो सी और एन टर्मिनल हमेशा जिंदा रहेंगे। तुम लोग देखो, ए अमाइनो एसिड में एक एन टर्मिनल था, एक सी टर्मिनल था, और यहाँ पे भी एक एन टर्मिनल है, यहाँ पे भी एक सी टर्मिनल है, दोनों एन और सी टर्मिनल आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद जो डाइपेप्टाइड बन रहा है उसमें भी एक एन टर्मिनल और सी टर्मिनल है। तो कहने का मतलब ये है कि अमाइनो एसिड तुम लोग कितने भी जोड़ लो, हमेशा चेन के अंदर एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल रहता ही रहता है। ठीक है, तो किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया बच्चों इस सवाल का कि समझ में आया कि नहीं। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, तो जो लोग सुन रहे हो एक्टिवली वो लोग ट्राई कर सकते हैं बच्चों ये होमवर्क डाइपेप्टाइड बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड दे रखे हैं, उनके स्ट्रक्चर तुम लोग को टेबल में दिया था पिछली क्लास में, याद करके आने के लिए बोला था, तो कुछ लोगों ने अगर याद कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, स्ट्रक्चर याद रखना ही है, देर इज नो ऑप्शन फॉर यू ऑल कि नहीं याद रखना है, तो याद रखने की कोशिश करनी है। टायरोसिन है, फिनाइल एलानिन है, और एलानिन, तीन अमाइनो एसिड है। ये तीन अमाइनो एसिड से टोटल 6 डाइपेप्टाइड बन सकते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन में, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक टायरोसिन फिनाइलएलानिन के साथ, एक फिनाइलएलानिन टायरोसिन के साथ, वैसे ही टायरोसिन एलानिन के साथ, एलानिन टायरोसिन के साथ, या फिर फिनाइलएलानिन एलानिन के साथ एलानिन फिनाइलएलानिन से। पहला वर्ड लिख रहा हूँ मतलब सी टर्मिनल उसका पार्टिसिपेट कर रहा है, और दूसरा वर्ड मतलब एन टर्मिनल। ठीक है, इसमें इस बार फिनाइल का सी टर्मिनल और ट्रिप्टोफैन का एन टर्मिनल। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी 4-5 अमाइनो एसिड दे देगा और बोलेगा बताओ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। जैसे कि एक बार ही पूछा हुआ था कि डाइपेप्टाइड बनाना है, और कुछ दे दिया था क्वेश्चन, बोला था कि इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, तो तुम लोग को पूरे कॉम्बिनेशंस वगैरह बताने पड़े। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। तो ये होमवर्क के क्वेश्चन है बच्चों, उनके स्ट्रक्चर ट्राई कर सकते हो, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद हो गया होगा तुम लोगों को, सिर्फ रिएक्ट कर देना है, अगर हो जाए तो तुम लोग भेज सकते हो, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करनी है बच्चों सारे ट्राई करें। चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखेंगे बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को क्लासिफाई बच्चों हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो शेप के बेसिस पे, और दूसरा उनके कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। शेप के बेसिस पे अगर मैं क्लासिफाई करूंगा प्रोटीन को, तो दो तरह के प्रोटीन होते हैं बच्चों, एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन और एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन।
फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं बच्चों जिसके अंदर जो पेप्टाइड चेन है वो लीनियरली अरेंज्ड होता है। जब लीनियरली हो, रॉड जैसा अरेंज्ड हो, तो वैसे प्रोटीन को हम लोग फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है, एक पेप्टाइड चेन है, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। जब एक पेप्टाइड चेन दूसरे पेप्टाइड चेन के साथ लीनियरली अरेंज है, और ये लीनियर अरेंजमेंट को मेंटेन कौन कर रहा है बच्चों, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में है, या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड जैसे एस एस बॉन्ड यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के थ्रू जो लीनियर चेन है मेंटेन हो पा रहा है, इस तरह के लीनियर स्ट्रक्चर्स बनने वाले प्रोटीन को हम लोग फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। फाइब्रस प्रोटीन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों हमारे बाल जो होते हैं सर पे, ठीक है, हेयर्स, दे आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं बच्चों पानी में सल्यूबल नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे हेयर बच्चों डिसॉल्व नहीं होते पानी में। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल बच्चों सिल्क हो जाता है, मायोसिन वगैरह थोड़े बहुत और एग्जाम्पल हो जाते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, इनका शेप जो होता है ऐसे स्फेरिकल होता है। ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल अगर पूछा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आना चाहिए। दे आर वाटर सॉल्युबल। इसका एग्जाम्पल प्लेंटी है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि इंसुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, लेग्युमिन, ये सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप देखा हमने। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। कॉम्पोजिशन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन जो होते हैं बच्चों तीन तरह के होते हैं: सिंपल प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से जुड़ के बने रहते हैं। अमाइनो एसिड के अलावा कुछ नहीं होता उनमें, सिर्फ अमाइनो एसिड होते हैं। और ये सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन एक एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, सिर्फ अमाइनो एसिड होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होंगे। ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, ये सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को अगर तुम लोग हाइड्रोलिसिस करोगे, ब्रेक करोगे, तो बनते हैं। तो जब तुम लोग सिंपल या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हो तो डिराइव्ड प्रोटीन बनता है। एग्जाम्पल इसका पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। ठीक है, ये टुकड़े होते हैं बच्चों मेन प्रोटीन चेन के, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होता है बच्चों, ये प्रोटीन जब किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ कंबाइन होता है तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनता है। तो when protein combines with some prosthetic group or non-protein part, then it gives rise to conjugated protein। तो conjugated protein नाम से समझ में आ रहा है किसी के साथ जुड़े हुए हैं, और वो क्या चीज है, क्या किसके साथ जुड़े हुए हैं उन लोग, नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल इसका बहुत सारा है बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन। नाम से समझ में आ रहा है इसमें प्रोटीन तो है, लेकिन ग्लाइको भी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट इसके साथ जुड़ा हुआ है। नॉन प्रोटीन वाला पार्ट कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ अगर जुड़ता है, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड, तो वो हो जाता है फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन जो होता है बच्चों, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। लिपोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो लिपिड होता है। और क्रोमोप्रोटीन में बच्चों कलर्ड पिगमेंट होते हैं। क्रोमोप्रोटीन का एक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जेई के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो ये हो जाता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो बच्चों आते हैं हम लोग प्रोटीन के पैकिंग में। देखो बच्चों, प्रोटीन को अगर देखोगे तुम लोग तो प्रोटीन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्रोटीन इतना कॉम्प्लेक्स है, तो उसको डायरेक्ट देखोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा क्या है ये चीज। प्रोटीन को अगर समझना है तो उसके अलग अलग लेवल्स को समझना पड़ेगा, स्टार्टिंग विथ प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या होता है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तुम क्या देख पाते हो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोटीन का। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम लोग अमाइनो एसिड सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हर एक बीड जो देख रहे हो ये एक अमाइनो एसिड है। इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यू कैन ओनली सी द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंट टुगेदर
विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, सिर्फ इतना देखने को मिलता है। विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यू कैन टेल कि कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है मेरे प्राइमरी प्रोटीन में। ठीक है, अगर तुम लोग को पता करना है कौन सा अमाइनो एसिड है प्रोटीन में, तो तुम लोग को प्राइमरी स्ट्रक्चर ही देखना पड़ेगा। बच्चों क्या होता है, जब अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं, जब लंबा सा थ्रेड जैसा बन जाएंगे, तो वो थ्रेड जो होता है या फिर तो लेयर बाय लेयर अरेंज होने लगता है, या फिर तो कॉइल होने लगता है। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर बना लेता है। जब बहुत लंबा सा पेप्टाइड चेन बन जाएगा तो लेयर बाय लेयर अरेंज हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट, या फिर तो कॉइल हो जाएगा बच्चों, और इस कॉइलिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जरूरी होता है। ये कॉइलिंग जो हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये शीट बाय शीट जो अरेंज हो पा रहा है, उसमें भी एक चेन और दूसरे चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हो पा रहा है। अगर ये नहीं रहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहे, ना तो अल्फा हेलिक्स बन पाएगा, ना तो बीटा प्लीटेड शीट बन पाएगा। तो याद रखना, इस स्ट्रक्चर को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी होता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा जरूरी है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बड़ा जरूरी है। ये कौन से बॉन्ड मेंटेन करते हैं ये भी याद रखना है। जब तुम लोग अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स को मिक्स कर दोगे, तो तुम लोग को टर्शरी स्ट्रक्चर बन के मिल जाएगा। देख रहे हो तुम लोग, टर्शरी स्ट्रक्चर बाजू में भी दिखा रखा है यहाँ पे। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये हेलिक्स वाला पार्ट है। एक मिनट बता देता हूँ, ये हेलिक्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हेलिक्स वाला है, देख सकते हो तुम लोग ये वाला। और ये वाला पार्ट तुम लोग देखोगे तो शीट वाला पार्ट है, शीट वाला पार्ट। तो जब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट आपस में मिक्स होते हैं, एक मिनट, यस, शीट आपस में मिक्स होते हैं, अलग अलग फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं बच्चों। यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो टोटल 4-5 फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस देखने को मिल, 4 टाइप तो मिनिमम देखने को मिलता है। सबसे पहले तो तुम लोग देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे NH ग्रुप है, यहाँ पे O ग्रुप है, जिसके बीच में डेल्टा पॉजिटिव H डेल्टा नेगेटिव O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है बच्चों। दूसरा होता है इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड में सल्फर और सल्फर के बीच में लिंकेज होता है। तीसरा होता है बच्चों, तीसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्शियरी स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज ग्रुप के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ते हैं। और जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं बच्चों अमाइनो एसिड के, वो लंडन फोर्सेस के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो 4 तरह के इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। अगर किसी ने पूछा कौन मेंटेन करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो बच्चों एक या फिर 2 फोर्सेस नहीं, टोटल 4 फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं जो मेंटेन करते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड को तुम लोग कभी कभी कोवैलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हो। बच्चों ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर को एक सब यूनिट बोलते हैं। जब ऐसे बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलते हैं आपस में, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बहुत सारे यूनिट्स होंगे जब टर्शियरी स्ट्रक्चर के, तो आपस में जुड़ के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं बच्चों। एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जेई मेंस के एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं तुम लोग को शो करने जा रहा हूँ बच्चों हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक मिनट देना सर। क्या बच्चों स्क्रीन चेंज हुई तुम लोगों की? एक मिनट दे देना सिर्फ। तो ये स्क्रीन दिख रही होगी, आई होप सब लोग को अच्छे से। लोड हो जाने दो उस मॉलिक्यूल को। तो बच्चों ये है तुम लोगों का
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन कुछ इस तरह से दिखता है। तुम लोग को 4 कलर्स दिख रहे होंगे इसमें। ये हर एक कलर एक सब यूनिट है बच्चों। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 सब यूनिट से मिलके बने रहते हैं। 4 सब यूनिट्स हमने क्या देखा सबसे पहले स्ट्रक्चर में? 4, जस्ट अ मिनट, 4 सब यूनिट्स होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन में। तो 4 में से बच्चों 2 होते हैं अल्फा, 2 होते हैं बीटा। अल्फा में एक होता है अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। तो 4 सब यूनिट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इनमें से 2 जो होंगे अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। ठीक है। और देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर को। अगर मैं थोड़ा जूम इन करता हूं तो तुम लोग देख सकते हो बच्चों हर एक सब यूनिट में कुछ मॉलिक्यूल बीच में प्रोटीन में फंसा हुआ है, देख सकते हो। मैं तुम लोग को अच्छे से ओरिएंट करके दिखा देता हूँ कि सबको नजर आ जाए। जस्ट जैसे कि ये ग्रीन वाला देखो बच्चों, नीचे जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे फंसा हुआ है, देख पा रहे हो सब लोग ग्रीन वाले में? ये बीच में ये वाला कलर से, एक सेकेंड रोटेट हो गया, ये वाला, ये ग्रीन में जो कॉइल्स है उसके बीच में से फंसा हुआ है ये वाला पार्ट। मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि तुम लोग देख पाओ ये वाला पार्ट। वैसे ही पर्पल वाले में भी एक फंसा हुआ है यहाँ पे, अगर ध्यान दो तो ये ब्राउन वाले में भी यहाँ पे है, और यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल फंसा हुआ है। ये जो फंसे हुए मॉलिक्यूल है बच्चों इसको हीम बोलते हैं। हीम, ये एक कलर्ड पिगमेंट है, कलर्ड पिगमेंट। इस हीम को अगर मैं थोड़ा सा और जूम इन करूंगा बच्चों तो तुम लोग को उसके अंदर बीच में आयन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, ये देखो, आई होप सब लोग को दिख रहा होगा। ये वाला पार्ट बीच में देखो, मैंने कलर चेंज किया जब मैं उस पर एरो लगा रहा हूँ तो ये बीच में जो ब्लू देख रहे हैं उसके बीच में जस्ट एक रेड कलर का, ये रहा, ये वाला पार्ट, ये वो मॉलिक्यूल है जो फंसा हुआ है इसके बीच में, ये वाला बीच में। ये आयन है बच्चों, Fe अपने Fe3+ स्टेट में रहता है। Fe अपने हमेशा जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होता है तो Fe2+ स्टेट में रहता है, और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है बच्चों तो Fe3+ के स्टेट में चले जाता है। तो याद रखना ये वाला सेंटर जो है Fe है, और ये पूरा मॉलिक्यूल जो प्रोटीन को बीच में फंसा हुआ है उसको बोलते हैं हीम। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज। तो बच्चों हमने यही सिर्फ चीजें याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन में हीम क्या होता है, अमाइनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोग देख सकते हो बच्चों टर्शरी स्ट्रक्चर, याद रखना टर्शरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का ऐसा दिखता है। तो जो भी मैंने बताया वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख भी रखी हैं तुम लोगों को आसान पड़े इसके लिए। तो याद रखना बच्चों ये जो 4 सब यूनिट होते हैं हीमोग्लोबिन में उसमें से 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। हीम के 4 यूनिट्स होते हैं, हर एक सब यूनिट में एक हीम फंसा हुआ होता है। हीम में बीच में Fe2+ होता है बच्चों, और जो मॉलिक्यूल बचा हुआ था जो फंसा के रखा था Fe को, उसका नाम होता है पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसके बीच में Fe2+ फंसा होता है। तो आई होप सब लोगों को हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। हीमोग्लोबिन पे सवाल पूछे हुए हैं बच्चों, इसके लिए एम्फेसिस डाल रहा हूँ, जरूरी चीज है। चलो आते हैं बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों डीनेचुरेशन प्रोटीन जो होता है इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ द प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जब तुम लोग कोई भी ऐसा प्रोसेस करते हो जिसमें सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाले फोर्सेस डिग्रेड हो जाए और सारे सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीनेचुरेशन। अच्छा मैं बता दूं डीनेचुरेशन जो होता है प्रोटीन का, ये बेस्ट एग्जांपल देता हूं इसका तुम लोगों को मैं, जैसे कि अंडे का उबलना।
बॉइलिंग ऑफ एग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो अंडा अंडा होता है बच्चों, अगर तुम लोगों ने उबाला होगा कभी, अगर तुम लोग अंडा खाते हो तो जरूर उबाले रहोगे, लिक्विड होता है बच्चों, लेकिन बॉईल कर दो तो सॉलिडिफाई हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगर मैं वेजिटेरियन वालों को एक एग्जांपल दूं तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है बच्चों। मिल्क जो होता है नो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब उसको दही में जमा दो तो सेमी सॉलिड बन जाता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। ये सारी चीजों में हो क्या रहा है बच्चों, ये सारी चीजों में जो जब हम लोग अंडे को बॉईल कर रहे हैं हीट करके, तो हीट करने के वजह से जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसमें जो भी फोर्सेस प्रेजेंट है सारे ब्रेक हो जा रहे हैं हीट की वजह से। पेप्टाइड बॉन्ड बच्चों स्ट्रांग होता है, तो इसके लिए याद रखना पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटेगा, दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन्स इंटैक्ट। प्राइमरी स्ट्रक्चर कोई कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ब्रेक होके प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से प्रोटीन का प्रिसिपिटेशन हो जाता है, और यही प्रिसिपिटेशन को हम लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं। कर्लिंग ऑफ मिल्क में भी यही होता है। ये प्रिसिपिटेशन कैसे कैसे हो सकता है बच्चों, हीट के वजह से, एसिडिक मीडियम की वजह से, बेसिक मीडियम की वजह से, या फिर जोर से प्रोटीन को शेक करने से भी प्रिसिपिटेशन हो सकता है। जैसे कि बच्चों अगर तुम लोग अंडा खाते हो या फिर अंडे वाला केक खाते हो तो तुम लोग को पता होगा एग वाइट्स को बीटर में डाल के बहुत देर तक का अगर बहुत विग्रसली एजिटेट कर दोगे तो उसका फोम जैसा कुछ बन जाता है, विप्ड क्रीम जैसा। तो बच्चों वो भी एक एग्जाम्पल होता है डीनेचुरेशन का ही। समझ में आ गई बात। तो ये था बच्चों छोटे से टॉपिक। याद रखना बच्चों, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मोस्ट ऑफ द टाइम इरिवर्सिबल होता है, बट एंजाइम के केस में डीनेचुरेशन को रिवर्स किया जा सकता है। जैसे अंडा एक बार उबल गया तो उसको वापस से लिक्विड स्टेट में नहीं ला सकते, या फिर दूध से दही बना दिए तो वापस से उसको दूध में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन एंजाइम्स को अगर डीनेचुरेट कर दिया है तो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम को रिएक्टिवेट करा सकते हैं, रीनेचुरेशन करा सकते हैं। ठीक है, एंजाइम्स की मैंने बात किया, तो एंजाइम्स क्या चीज होती है समझते हैं बच्चों। एंजाइम क्या चीज है बच्चों, हमारे बॉडी में दुनिया भर के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। मैं अभी कंटिन्यूअसली पिछले 1.5 घंटे से या फिर 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ जो ये बोलने के लिए भी मेरे को बहुत सारी एनर्जी लग रही है, बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं मेरे बॉडी में, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने सारे प्रोसेसेस हो चुके रहे। तो ये सारा प्रोसेस होने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी को सेल सिग्नलिंग चाहिए, और ये सब चीजें एफिशिएंटली हो, अच्छे से हो, इस बात का ख्याल रखता है बच्चों एंजाइम। बायोकेमिकल प्रोसेसेस को कैटेलाइज करने का काम करता है एंजाइम। विदाउट एंजाइम, अगर मैं एक एग्जांपल दूं बच्चों, तो हमारे खाने से लेके हमारे ब्रीदिंग तक का सारा प्रोसेस एंजाइम कंट्रोल करते हैं, और ये सब चीज को बहुत तेजी से करने में मदद करते हैं। अगर तुमको एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि हम सुबह का जो मील खाते हैं, या फिर कभी भी तुम लोग एक मील कंज्यूम करते हो, तो एक एक टाइम का खाना हजम होने में 2 घंटा लग जाता है। ठीक है, 2 घंटा एंजाइम अगर रहा तो, एंजाइम अगर मैं निकाल दूं पूरे बॉडी से, तो वही एक मील को डाइजेस्ट होने में, मेटाबोलाइज होने में बच्चों 50 ईयर्स लगेंगे। तो तुम लोग समझ सकते हो जो 50 साल का काम होता है वह एंजाइम सिर्फ 2 घंटे में कर देता है। कितना फास्ट काम करता होगा, कितना एफिशिएंट काम करता होगा। एंजाइम की खासियत क्या है वो समझते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम समझते हैं हम लोग। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। पहली खासियत तो है कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे हर बार देता हूँ, तुम लोगों को भी वही एग्जांपल दूंगा। जैसे एक एंजाइम है बच्चों हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस, इसका काम होता है बच्चों डी ग्लूकोज को डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का। अगर मैं हेक्सोकाइनेस को ग्लूकोज ही देता हूँ, सिर्फ डी के बजाय एल दे दूं, ग्लूकोज ही है बच्चों, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने, तो वो हेक्सोकाइनेस को पता चल जाएगा कि ये डी ग्लूकोज नहीं है, और इसके लिए वो डी ग्लूकोज को ही सिर्फ डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। एल ग्लूकोज अगर दिया तो नहीं कर पाएगा बच्चों। जैसे हर ताले की अलग चाबी होती है बच्चों, वैसे ही हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, और ये सबस्ट्रेट जो है बच्चों, ये एंजाइम रिकॉग्नाइज बहुत अच्छे से कर पाता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, दूसरी बात हो जाती है बच्चों, एंजाइम अपनी मैक्सिमम, अपनी बेस्ट एक्टिविटी
ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पे शो करते हैं। टेम्परेचर ऑप्टिमम है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसपे वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, और पीएच है बच्चों एल्कलाइन पीएच। और गैस व्हाट, हमारे बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी का जो पीएच है, हमारे सिस्टमैटिक पीएच जो है बच्चों, वो सिस्टमिक पीएच जो है हमारा, वो 7.4 का ही होता है। तो एंजाइम अपने मैक्सिमम एक्टिविटी पे काम करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों, जो इनका अमाउंट है, बहुत स्मॉल अमाउंट में 1 नैनोग्राम एंजाइम 10,000 से भी ज्यादा सबस्ट्रेट को कैटेलाइज कर सकता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। समझ में आ रही है बात? तो इनको बहुत स्मॉल अमाउंट में भी दिया तो इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे। एंड दे आर वेरी एफिशिएंट। मैंने जैसा बोला कि कुछ सेकंड में 10,000 मॉलिक्यूल्स तक का कैटेलाइज कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स में। ठीक है, तो इसके लिए इनकी एफिशिएंसी जो है बहुत फास्ट है, बहुत फटाफट काम करते हैं हमारे बॉडी में। अब ये काम कैसे करते हैं वो समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो एंजाइम मान लेते हैं, कोई एंजाइम है, अज्यूम कर लेते हैं ऐसा उसका शेप है। एंजाइम्स हमेशा सबस्ट्रेट से बड़े होते हैं शेप में। ठीक है, साइज में हमेशा बड़े होते हैं अपने सबस्ट्रेट से। तो ये एंजाइम है मेरा, और यहाँ पे एक पॉकेट है बच्चों एंजाइम में, जिसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। याद रखना, सबस्ट्रेट वही बाइंड कर पाएगा जिसका शेप इस एक्टिव साइट के शेप का कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर दूसरे कोई शेप्स हैं, या फिर छोटे हैं या फिर बड़े हैं, परफेक्ट फिट नहीं हो रहे हैं, तो उसमें बाइंड होके कुछ मतलब नहीं, एंजाइम उनका कुछ नहीं करने वाला। तो जब स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट आके उसमें बाइंड करेगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने पे बना लेता है बच्चों एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम अंदर ही अंदर सबस्ट्रेट को तोड़ के वापिस से जोड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, और बना लेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। बाद में क्या होगा बच्चों, ये प्रोडक्ट अलग, एंजाइम अलग, और एंजाइम अब नए सबस्ट्रेट को यूज करने में मदद करेगा। जस्ट लाइक ये पूरा मैकेनिज्म लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। तो अगर बोर्ड्स में या फिर जेई मेंस में पूछा कि एंजाइम जो है किस मैकेनिज्म से काम करता है, तो लॉक एंड की मैकेनिज्म से काम करता है बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों बॉडी में एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है एंजाइम की? देयर आर मेनी एंजाइम्स दैट वी यूज इंडस्ट्रियली आल्सो। बच्चों हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, तो फ्रक्टोज ज्यादा मीठा होता है ना, उसका डिग्री ऑफ स्वीटनेस 174% होता है, जबकि सुक्रोज का सिर्फ 100% होता है। तो ग्लूकोज आइसोमरेस एंजाइम लेते हैं, जो ग्लूकोज कम मीठा है उसे ज्यादा मीठा शुगर बनाने के लिए। ठीक है, वैसे ही बच्चों एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन जी एसाइलेस, पेनिसिलिन बनाने के लिए एंटीबायोटिक की एंजाइम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों। एक और चीज यहाँ पे खत्म, यहाँ पे हमने प्रोटीन के बारे में बात कर लिया अभी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग थोड़ा सा हॉर्मोन्स के बारे में। ये हार्मोन क्या चीज होती है? तो बच्चों हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं। तुम लोग को मैं बता दूं बच्चों, हर प्रोटीन हार्मोन नहीं होता, लेकिन हर हार्मोन प्रोटीन जरूर होता है। तो याद रखना, प्रोटीन्स होते हैं हार्मोन्स, दे आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी। जैसे बच्चों मेरे ब्रेन को जब कभी भी सिग्नल जाता है, जैसे सपोज मेरे बॉडी में पानी की कमी हो गई है, ठीक है, और किडनी का काम होता है बच्चों वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने का। किडनी का फंक्शन होता है बच्चों वाटर रीएब्जॉर्ब करने का। मेरे बॉडी में पानी की कमी हो गई है, मेरे बॉडी में जो पानी की कमी है मेरे ब्रेन ने महसूस की है, और मेरा ब्रेन चाहता है मैं पानी पी नहीं रहा हूँ। जैसे मैं फास्टिंग पे हूँ, मैं पानी पी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे बॉडी में पानी की जो कमी है उसको ओवरकम करना है बच्चों। जो भी कमी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना है। तो ब्रेन को किडनी से वाटर रीअब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा, कि जो वाटर, जो किडनी में पानी वेस्ट हो रहा है, यूरिन में जा रहा है, उसको रीअब्सॉर्ब करके बॉडी में रख लो कि पानी नहीं मिल रहा है बॉडी को। ठीक है, तो ब्रेन खुद आके किडनी को तो बोलेगा नहीं। ब्रेन क्या करता है बच्चों, हार्मोन से रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में, और ये ब्लड स्ट्रीम में जो हॉर्मोन्स है बच्चों किडनी के पास आएंगे, जो ब्रेन ने रिलीज किया है, और बताएंगे कि भाई पानी की कमी हो गई है, ब्रेन बोल रहा है कि पानी रीअब्सॉर्ब करना है, और किडनी फिर उसको रीअब्सॉर्ब करेगा। वैसोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन है बच्चों, ठीक है, जो ये काम करवाने में मदद करता है। ठीक है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स भी बोलते हैं हम लोग इसको।
बच्चों ये हार्मोन जो होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। जैसा तुम लोगों ने देखा, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो मैसेज पास करने का काम कर रहे हैं किडनी से। याद रखना बच्चों, हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो भी सिक्रीशन एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है उसे बोलते हैं हार्मोन। जो एक्सोक्राइन करता है बच्चों उसको हार्मोन नहीं बोलते, उसको सिक्रीशंस बोलते हैं। तो हार्मोन जो है बच्चों वो रिलीज होते हैं और हम हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को सिग्नल देने का काम करते हैं। और इस तरह से हम लोग के बॉडी के एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं बाय कम्युनिकेटिंग डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये था बच्चों हार्मोन्स के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। यहां तक था हमको प्रोटीन के बारे में जानना। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल, थर्ड बायोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझते हैं। न्यूक्लिक एसिड बच्चों पहली बार आइडेंटिफाई करने वाले जो थे, इनके बाद न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो पहली बार न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जिन्होंने क्लू पाया था वो थे सर ग्रियोगर जोहन मेंडल। इन्होंने बोला कि जो भी हमारे बॉडी के कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग प्रेजेंट इन द सेल, ही यूज्ड टू कॉल इट एज फैक्टर्स। बाद में पता चला बच्चों जब भी फेडरिक मिस्चर ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया पस सेल्स के अंदर से एक एसिडिक सब्सटेंस। पस सेल्स जो होते हैं, चोट लग जाती है जो पस बनता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर से फेडरिक मिस्चर ने एक एसिडिक सब्सटेंस निकाला। अब क्योंकि फेडरिक मिस्चर ने वो एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियस से निकाला था तो इसके लिए उसको नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड। जब बहुत साल स्टडी हुई तो पता चला भाई ये न्यूक्लिक एसिड कुछ और नहीं होते हैं, ये हमारे जो ग्रियोगर जोहन मेंडल जिसको फैक्टर बोलते थे वो यही न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चों एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन के लिए मदद करते हैं, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बॉडी में कैसे फंक्शनिंग होगी, कौन सा हार्मोन ज्यादा बनेगा, कौन सा हार्मोन कम बनेगा, कौन सा एंजाइम बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ये सब डिसाइड करते हैं। बेसिकली हमारे पूरे बॉडी का फिजियोलॉजी कंट्रोल करते हैं ये डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए जो होता है बच्चों ये हमारे बॉडी में सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, जबकि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है बच्चों आरएनए, उस इंफॉर्मेशन को रीड करके स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। ये डीएनए आरएनए क्यों जरूरी होते हैं बच्चों? डीएनए हमारे बॉडी में सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करता है और जब जब जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई प्रोटीन बनाना है तो डीएनए क्या करता है, अपने पहले आरएनए बनाता है और आरएनए को इंफॉर्मेशन दे देता है, रेसिपी दे देता है प्रोटीन की कि भाई ये रेसिपी वाला प्रोटीन बनाना है। तो डीएनए जो है आरएनए को पूरा मैसेज ट्रांसफर कर देता है प्रोटीन बनाने का। और फिर आरएनए बच्चों न्यूक्लिक एसिड से बाहर आता है और प्रोटीन न्यूक्लियस से बाहर आता है और प्रोटीन सिंथेसाइज करने में मदद करता है। याद रखना बच्चों डीएनए से आरएनए बनने वाला जो प्रोसेस होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने वाला जो प्रोसेस होता है उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। देयर इज ऑल्सो अ प्रोसेस जिससे डीएनए डीएनए को ही बना सकता है। यस, डीएनए इज द ओनली बायोमोलिक्यूल विच कैन सिंथेसाइज इटसेल्फ, अपने आप को खुद ही बना सकता है बच्चों। सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बना दिखाता है। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों रेप्लिकेशन। याद रखना बच्चों ये प्रोसेस हमारे बॉडी में होते रहता है और ये नहीं हो तो होगा तो कुछ भी नहीं होगा बॉडी में। अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो बॉडी की फंक्शनिंग ही नहीं होगी। इसके लिए इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने बताया इसको सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ बोलते हैं हम लोग। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए यही यही बहुत जरूरी प्रोसेस है। दिस इज द अल्टीमेट प्रोसेस, जो होगा तो ही सब कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा हमारे बॉडी। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों सभी को? तो ये चीज हो जाती है डीएनए के बारे में। ये तो मैं थोड़ा सा ऊपर से बता दिया कि क्या चीज होता है, हमको ये चीजें नहीं पढ़नी बच्चों। हम इस पे थोड़ा कम जोर और बाकी स्ट्रक्चरल केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा जोर डालेंगे। तो अब तक मैंने जो भी तुम लोग को बताया उससे क्या समझ में आता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड शॉर्ट में डीएनए जिसको बोलता हूँ, और राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको शॉर्ट में आरएनए बोलता हूँ। ये डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस होता है बच्चों। डीएनए ही आरएनए बनाता है और बाद में आरएनए से प्रोटीन बनता है। दोनों न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बच्चों, इनके बारे में समझेंगे हम लोग। दोनों ही टाइप के न्यूक्लिक एसिड बच्चों बायोपॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बच्चों एक अलग अलग कंपाउंड का, तीन अलग अलग चीजों को मिला के बनाया जाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड जब एन नंबर ऑफ टाइम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स को बायोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड जो है, वो न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, क्या किस चीजों से कंपोज्ड होता है वो समझते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है बच्चों तीन चीजों से बना हुआ रहता है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, और फॉस्फेट ग्रुप। ये जो पेंटोज शुगर होता है बच्चों, ये राइबोस या फिर डीऑक्सी राइबो हो सकता है। नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, जब ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस सिर्फ आपस में जुड़ते हैं तो इन लोग न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और जब न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इसके लिए न्यूक्लियोटाइड को दूसरा डेफिनेशन भी मैं बोल सकता हूं एज मोनोफॉस्फेट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज मोनोफॉस्फेट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। याद रखना बच्चों। ठीक है, तो मोनोफॉस्फेट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ के बना हुआ मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बच्चों पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो बच्चों, ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, तुम लोगों को याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। 5 कार्बन का शुगर है बच्चों, देख सकते हो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का शुगर है। हमने पढ़ा था बच्चों 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को पेंटोज बोलते हैं, तो इसके लिए इसको भी पेंटोज शुगर बोलेंगे। इसका नाम है बच्चों राइबोस, या फिर तुम लोग बोल सकते हो डी राइबोस। डी मतलब जो लोअर मोस्ट कायरल कार्बन है उस पे ओएच राइट में होगा लीनियर फॉर्म में इसके। ये तो साइक्लिक फॉर्म है। अगर मैं सेकेंड पोजीशन का ओएच के एक ओ हटा दूं, एक ओ हटा दूं सेकेंड पोजीशन, तो ये बन जाता है बच्चों 2 डीऑक्सीराइबोस, और ज्यादा स्पेसिफिकली बोलूं तो 2 डी डीऑक्सीराइबोस। ये डी का मतलब है कि लोअर मोस्ट कायरल कार्बन विच इज दिस, उसका ओएच राइट साइड को है बच्चों। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोस जो होता है बच्चों डीएनए में प्रेजेंट होता है, और राइबो जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। इसके लिए हम लोग इसको डीऑक्सीराइबो बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो डीऑक्सीराइबो डीएनए में होता है, इसके लिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नाम भी पड़ जाता है उसका। और एक होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हो जा रहा है इनका नाम। आते हैं बच्चों नेक्स्ट, तो याद रखना आरएनए में राइबोस होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबो। टू सेकंड पोजीशन पे का ऑक्सीजन हटा दोगे तो डीऑक्सीराइबो बन जाता है, वो होता है आरएनए के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस पे आते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस की मैं बात करूं तो दो तरह के रिंग होते हैं जो नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। एक होते हैं पिरिमिडिन रिंग्स और एक होते हैं प्यूरिन रिंग्स बच्चों। याद रखना पिरिमिडिन रिंग में ये दो नाइट्रोजन ऐसे अटैच होते हैं। याद रखना बच्चों पिरिमिडिन रिंग में हमेशा नंबरिंग इसी तरीके से होती है। ये नंबर नाइट्रोजन को 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग दी जाती है इसमें पिरिमिडिन्स में। और प्यूरिन रिंग जो होता है बच्चों इट्स अ 2 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, 2 मेंबर्ड रिंग ऐसा होता है प्यूरिन रिंग में। जस्ट अ मिनट, ये हो जाता है बच्चों प्यूरिन रिंग। यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन ऐसे, ये पूरा बेंजीन जैसा, और यहाँ पे एनएच। यहाँ पे आ देंगे बच्चों नंबरिंग ये नाइट्रोजन से शुरू होती है। जस्ट अ मिनट,
हेलो। तो बच्चों मैं प्यूरिन रिंग के बारे में बता रहा था। प्यूरिन रिंग जो होता है उसके अंदर ये वाला रिंग सिस्टम होता है। ठीक है। यहाँ पे बच्चों याद रखना, नाइट्रोजन, इसी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन नंबर 1 बोलेंगे, ये 2 हो जाता है। पहले 6 मेंबर्ड रिंग को नंबरिंग दे देंगे और फिर ये बड़ी रिंग को नंबरिंग देंगे, छोटी रिंग को नंबरिंग देंगे। तो ये होता है प्यूरिन रिंग सिस्टम। तो दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं बच्चों, एक वो जिसमें पिरिमिडिन रिंग्स होते हैं, एक जो जिसमें प्यूरिन रिंग। पिरिमिडिन रिंग वाले ये 3 हो जाते हैं, तुम लोग देख सकते हो। साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। साइटोसिन में क्या होता है, पिरिमिडिन के रिंग में सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड पे कीटो और फोर्थ पे अमीनो ग्रुप होता है प्रेजेंट। ठीक है, सेकंड पे कीटो ग्रुप होगा और फोर्थ पे अमीनो ग्रुप रहेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पिरिमिडीन, पिरिमिडीन्स बोलते हैं साइटोसिन में, क्योंकि पिरिमिडीन रिंग है तो इनको पिरिमिडीन्स नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं, जो कि सिंगल मेंबर्ड रिंग होता है। थायमिन जो होता है सेकंड और फोर्थ पे कीटो और फिफ्थ पे एक मिथाइल ग्रुप होता है। अगर फिफ्थ का मिथाइल हटा दूं तो यूरासिल बन जाएगा बच्चों। इसके लिए थायमिन को दूसरा नाम भी है 5 मिथाइल यूरासिल भी बोला जाता है। अगर बच्चों इस नाइट्रोजनस बेस को मैं एक राइबोस शुगर के साथ जोड़ दूं तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। हमने देखा था नाइट्रोजनस बेस जब राइबोस शुगर के साथ जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं, अभी ऊपर देखा हमने। वैसे ही बच्चों याद रखना, पिरिमिडीन भी एक नाइट्रोजनस बेस है। पिरिमिडीन को भी राइबोस शुगर के साथ जोड़ूंगा तो एक न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो पिरिमिडीन जब राइबोस शुगर के साथ जुड़ता है तो जो न्यूक्लियोसाइड बनाता है उसका नाम एंड होता है बच्चों DINE से। DINE से एंड होता है। ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है बच्चों साइटिडीन। जितने भी पिरिमिडिन होंगे उनके न्यूक्लियोसाइड के नाम एंड होंगे DINE से। जैसे साइटोसिन जब राइबोस शुगर के साथ जुड़ रहा है तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा बच्चों उसको बोलोगे साइटिडीन। थाइमिन अगर जुड़ रहा है तो थाइमिन एक पिरिमिडीन है तो उसका भी नाम एंड होगा DINE से, थाइमिडीन। और यूरासिल अगर जुड़ रहा है बच्चों राइबोस शुगर के साथ तो वो क्या बनाएगा, यूरिडीन बनाएगा। ठीक है। वैसे ही बच्चों अब आते हैं पिरिमिडिन बेस पे। तो प्यूरिन, सॉरी, प्यूरिन बेसिस पे आते हैं। प्यूरिन भी राइबोस शुगर के साथ जुड़ता है तो एक न्यूक्लियोसाइड बनाएगा और उनके न्यूक्लियोसाइड के नाम SINE से एंड होते हैं, सीन से एंड होता है। तो एडेनिन जो होता है कुछ ज्यादा नहीं करना है बच्चों, 6th पोजीशन दिख रहा है ना, वहां पे एक अमाइनो ग्रुप लगा देना है। 6 अमाइनो प्यूरिन को एडेनिन बोलते हैं। तो एडेनिन जो होगा बच्चों जब एक राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा तो जो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा उस न्यूक्लियोसाइड को हम लोग बोलेंगे एडिनोसाइन। और ग्वानिन जो होता है बच्चों उसके 6th पोजीशन पे कीटो और सेकंड पोजीशन पे अमीनो लगा देना। तो ग्वानिन जब राइबोस शुगर के साथ जुड़ता है तो उसको ग्वानोसीन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये हो जाते हैं बच्चों कुछ राइबोस, कुछ आई मीन न्यूक्लियोसाइड के नाम। मैं वापस एक बार बता दूं, साइटिडीन जब नाइट्रोजनस बेस राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा तो साइटोसिन जब राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा तो साइटिडीन। थायमिन जब राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा तो थाइमिडीन। यूरासिल जब राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा तो यूरिडीन। वैसे एडिनोसाइन, एडिनिन जब राइबोस शुगर के साथ जुड़ते हैं तो एडिनोसाइन बनाते हैं। ग्वानिन जब राइबोस शुगर के साथ जुड़ते हैं तो गुआनोसाइन बनाते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों। ऐसे ही अगर तुम लोग डीऑक्सी, ये तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हो गए। कैसे मेरे को पता है ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि जो शुगर रखा है सब राइबोस शुगर रखा है मैंने। ठीक है। याद रखना बच्चों, आरएनए में थाइमिडीन नहीं होता, यूरिडीन और साइटिडीन होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो याद रखना बच्चों, आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो हमने देख लिए। अब बात करते हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चों, उसके अंदर, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर साइटोसिन जब डीऑक्सी राइबोस शुगर के, राइबोस शुगर हम लोग लेंगे तो वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हो गए। डीऑक्सी राइबोस शुगर लोगे तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। डीऑक्सी राइबोस शुगर को जब साइटोसिन के साथ जोड़ करो तो नाम तो वही है, साइटिडीन ही है, लेकिन सिर्फ डीऑक्सी लग जाएगा आगे। वैसे थाइमिन के साथ जुड़ोगे तो डीऑक्सी थाइमिडीन।
एडेनिन के साथ जोड़ोगे तो डीऑक्सी एडिनोसाइन, और गुआनिन के साथ जोड़ोगे तो डीऑक्सी गुआनोसाइन बन जाते हैं। याद रखना बच्चों, आरएनए में प्यूरिन जो हमने पढ़ा, उस प्यूरिन में से एडेनिन गुआनिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन pyrimidine में थाइमिन नहीं होता, यूरासिल और साइटोसिन होते हैं। और यहाँ पे बच्चों डीएनए में जो प्यूरिन्स होते हैं वो एजी दोनों रहेंगे, लेकिन pyrimidine में थाइमिन और साइटोसिन होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये हो जाते हैं अपने डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस, और ये हो जाते हैं आरएनए में। याद रखना डीएनए और आरएनए में शुगर में क्या डिफरेंस था, आरएनए में राइबोस शुगर था और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस था। और नाइट्रोजनस बेस में क्या डिफरेंस है, आरएनए में pyrimidine में यूरासिल होता है, थाइमिन, और डीएनए में pyrimidine में थाइमिन होता है। सिर्फ वही डिफरेंस है, याद रखना, नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस और शुगर का डिफरेंस। बच्चों ये तो नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। मैंने जो न्यूक्लियोसाइड बोल के बताया कि एडेनिन इससे जुड़ेगा तो एडिनोसाइन बनाएगा, और साइटोसिन अगर राइबोस से जुड़ेगा तो साइटोडीन बनाएगा। उनको जोड़ के देखते हैं कैसे बनते हैं। बच्चों ये था राइबोस शुगर, और ये है एडेनिन का स्ट्रक्चर, अभी देखा हमने। जब एडेनिन का 9th पोजीशन का नाइट्रोजन राइबोस शुगर के 1 प्राइम एंड पे आता है और H2O बन के निकल जाए, मतलब ये OH इस H के साथ H2O बन के निकल जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे फर्स्ट और 9th पोजीशन पे थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो बन जाता है एडिनोसाइन। याद रखना बच्चों, यहाँ पे प्यूरिन जो होते हैं, प्यूरिन मतलब 2 रिंग वाले कंपाउंड, वो हमेशा 9th पोजीशन से राइबो शुगर के फर्स्ट पोजीशन पे बॉन्ड बनाते हैं, वेरस pyrimidine फर्स्ट पोजीशन वाला, फर्स्ट नंबर का एटम फर्स्ट पोजीशन पे बॉन्ड बनाता है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे 9th पोजीशन का नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन के शुगर पे जुड़ रहा है थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड बन जाता है, ये एडिनोसाइन बन गया बच्चों। ठीक है, वैसे ही तुम लोग एक pyrimidine का भी एग्जाम्पल देख लो। pyrimidine में बच्चों ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन है। साइटोसिन का नाइट्रोजन जो नंबर 1 वाला एटम है, वो शुगर के नंबर 1 वाले एटम पे जब जुड़ेगा तो बना लेता है बच्चों साइटिडीन, साइटिडीन बना लेता है। और ये साइटिडीन जो होता है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा आई मीन ये साइटिडीन जो होता है, ये तुम लोग का न्यूक्लियोसाइड है, 1 और 1 प्राइम पे बन रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड को अगर मैं एक फॉस्फेट लगा दूं बच्चों तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड देखते हैं, ये देखो साइटिडीन जो ऊपर बनाया बच्चों मैंने, उसी को सेम नीचे ले लिया है, और मैं फॉस्फेट ग्रुप लगा रहा हूं बच्चों। फॉस्फेट ग्रुप आता है फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड बायोसिंथेसाइज हो जाता है हमारे बॉडी में, आयनिक फॉर्म में होते हैं हमारे बॉडी में फॉस्फेट्स। तो वो फॉस्फोरिक एसिड जो है बच्चों, जब आएगा और नाइट्रोजन के राइबोस शुगर का फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्यूरिन बेस pyrimidine बेस साइटोसिन लग गया है, ये साइटोसिन है, ये राइबोस शुगर है, फर्स्ट पोजीशन पे तो साइटोसिन लग गया है। जब 5th पोजीशन पे 1 2 3 4 और 5th कार्बन पे का जो OH है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंडेंस हो जाएगा, H2 बन के निकल जाएगा, तो बच्चों शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बन जाएगा, राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू बॉन्ड बन जाएगा। और ये बॉन्ड के थ्रू पूरा तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। एक न्यूक्लियोटाइड हमने बना लिया। ये किसका न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। मुझे कैसे पता ये आरएनए का है, क्योंकि जो शुगर यहाँ पे लिया है वो राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होता तो मैं डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना सकता था। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अगर बनाना है तो ये सेकेंड पोजिशन पे OH के बजाय H लगा दो, बस बन गया डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों 2 तरह का बॉन्ड देखा हमने, एक तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो फर्स्ट कार्बन पे बन रहा था, जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, और एक अभी बॉन्ड बनाया हमने शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। बच्चों जिस तरह से साइटिडीन मोन, एक फॉस्फेट लगाया तो बन गया साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और एक लगाओगे तो साइटिडीन डाइफॉस्फेट, और बनाओगे तो साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट तक का भी मॉलिक्यूल बन सकता है। मोनोफॉस्फेट है तो वो न्यूक्लियोटाइड है, डाई और ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड नहीं होते। ये एक न्यूक्लियोटाइड है बच्चों आरएनए का। OH का अगर H कर दूं तो न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए बन जाएगा। एडिनोसाइन ऊपर बनाया था ना बच्चों, उसको भी हम लोग फॉस्फेट लगाते हैं। ये एडिनिन है, ये वाला पार्ट एडिनिन है, इसका 9th नंबर का
नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया है, और फिफ्थ कार्बन का जो OH है बच्चों, फॉस्फेट के OH के साथ कंडेंस हो जाता है, अगर H2O बन के निकल जाता है तो ये फॉस्फेट एडेनिन के साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा बच्चों। छोटा कर देता हूं कि सारा इकट्ठे दिखाई दे तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे जुड़ जाएगा, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बन जा रहा है यहाँ पे। याद रखना बच्चों, क्योंकि मैंने एडिनोसाइन को एक फॉस्फेट लगा दिया, इसके लिए इसका नाम होगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये भी RNA का न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि सेकंड पे OH है। अगर ये OH को हटा दूं, मैं H लगा दूं, तो ये बन जाएगा बच्चों DNA का न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अगर एक और फॉस्फेट लगाऊंगा तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक और लगाऊंगा तो बच्चों एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। तो वो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देख लिया बच्चों न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। यहाँ पे याद रखना बच्चों, जिस शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट को बोल सकते हो AMP। अगर यही अगर DNA का होता तो DAMP बोलता मैं, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो बच्चों ये नाम के एब्रीविएशन दे रखे हैं मैंने। RNA में बच्चों CMP होगा, तो DNA में DCMP होगा, क्योंकि CMP का फुल फॉर्म क्या है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। RNA में यूरिडीन मोनोफॉस्फेट होगा, तो DNA में यूरासिल तो होता नहीं है, यूरासिल के बजाय थाइमिन होता है, तो DNA में बच्चों डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, तो DNA में जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट होगा RNA में, तो DNA का जो होगा वो डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट होगा। समझ में आ गई बात बच्चों। तो याद रखना बच्चों, एक एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमीन से जुड़ता है थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानिन जो होता है बच्चों हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। कैसे जुड़ता है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे बच्चों, अभी जस्ट, ठीक है। बच्चों हमने न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है वो तो देख लिया, लेकिन जो दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ पॉलीमराइज कैसे होते हैं वो देखते हैं अब जरा। तो बच्चों ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक यूनिट है, मैं इसको लेबल कर देता हूं कि तुम लोग को समझ में आए कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। जस्ट अ मोमेंट। ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें एडिनो साइन लगा हुआ है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो तुम लोग, इसका एडिनो साइन लगा हुआ है, एडिनिन लगा हुआ है। तो क्योंकि एडिनिन लगा हुआ है तो इसका नाम होगा एडिनो साइन, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे साइटिडीन लगा हुआ है। जस्ट अ मोमेंट। साइटिडीन लगा हुआ है तो इसका नाम होगा, यार एक सेकेंड, साइटोसिन लगा हुआ है तो इससे साइटिडीन मोनोफॉस्फेट है, साइटोसिन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोक एसिड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड एक हो गया ये, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है बच्चों। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंडेंस होंगे, देखो फिफ्थ पोजीशन का जो फॉस्फेट है अगर थर्ड पोजीशन के OH के साथ H2O बन के निकल जाता है, ये H2O बन के निकल जा रहे हैं यहाँ से, तो बन जाता है बच्चों तुम लोगों का H2O। निकल जाने के बाद तुम लोग को जो मॉलिक्यूल मिल जाता है यहाँ पे, ये H2O ऐसे निकल जा रहा है, ये O इस फॉस्फोरस से जुड़ जाएगा। तो ये जो फॉस्फेट बॉन्ड बन रहा है बच्चों, फॉस्फोरस के थ्रू जो थर्ड कार्बन का ऑक्सीजन
फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना रहा है, इस फॉस्फेट को बॉन्ड को बोलते हैं 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। 3' और 5' कार्बन, मतलब थर्ड कार्बन और 5 कार्बन के बीच में लिंकेज बन रहा है, तो इसके लिए इसको 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो होता है बच्चों, ये दो न्यूक्लिक एसिड को और न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में मदद करता है बच्चों। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द बॉन्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड देयर बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जस्ट अ मिनट। तो ये चीज आती है बच्चों, ये स्ट्रक्चर को तुम लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिल सकता है 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जो एक शुगर और दूसरे शुगर के बीच में प्रेजेंट है। तो सारा चीज मैं इरेज करके वापस से बता देता हूँ एक बार। कौन कौन सा लिंकेज है समझ लेते हैं बच्चों। देखो, शुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड बना है, शुगर और अमाइनो एसिड सॉरी नाइट्रोजनस बेस का बॉन्ड बना है। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये शुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड है, तो इसको बोलोगे बच्चों शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। ये शुगर है और ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसको शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बोलोगे। और जस्ट इसके ये वाला बॉन्ड बच्चों देखो, 3' का जो ओ है और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे बच्चों 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो याद रखना, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। एक में तुम लोग देखोगे तो 3' के डायरेक्शन से 5' के डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है, तो दूसरे में देखोगे तो थ्री ऊपर वाले में 5' से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा वाला जो है 3'। तो जहाँ पे 3' है उसका अपोजिट वाले स्ट्रैंड पे 5' एंड है, और जहाँ पे 5' एंड है उसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड पे 3' एंड है। डीएनए जो होता है बच्चों डबल स्टैंडर्ड होता है। एक स्ट्रैंड तुम लोगों ने अभी जस्ट देखा, अगर 3' to 5' है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो होता है बच्चों 5' to 3' होता है। याद रखना बच्चों, थायमीन हमेशा एडेनिन के साथ ही जुड़ता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड्स बताए हुए हैं, ये जो डॉटेड बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड बोले जाते हैं। और गुआनिन जो होता है बच्चों, गुआनिन ये है और ये हो जाता है साइटोसिन। साइटोसिन के साथ जुड़ता है थ्रू 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, टू डबल बॉन्ड लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गुआनिन और साइटोसिन के साथ हमेशा 3 वीक। बच्चों एडेनिन और गुआनिन जो है ये प्यूरिन बेसिस है, और ये दोनों पिरिमिडीन बेसिस है। तो याद रखना, क्योंकि एडेनिन गुआनिन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उतना ही एडेनिन होगा, जितना एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो एक डीएनए में उतना ही एडेनिन होगा जितना थाइमिन होगा, और एक डीएनए में उतना ही गुआनिन होता है जितना साइटोसिन होता है। इसके लिए सम ऑफ एडेनिन प्लस गुआनिन और साइटोसिन प्लस थाइमिन विल ऑलवेज बी इक्वल। एडेनिन जितना है उतना गुआनिन, जितना सॉरी उतना थाइमिन, जितना गुआनिन है उतना साइटोसिन। याद रखना, तो ए प्लस जी विल ऑलवेज इक्वल टू टी प्लस सी। मतलब अगर मैं एडेनिन गुआनिन का रेशियो निकालूं थाइमिन और साइटोसिन से, तो हमेशा 1 आएगा। दिस इज कॉल्ड एज चारगाफ्स रूल। ठीक है, चारगाफ्स रूल बोलते हैं इसको हम लोग। याद रखना। डीएनए के थोड़े स्ट्रक्चरल फीचर्स देख लो बच्चों। डीएनए जो होता है, जैसा कि मैं बता रहा था, इट्स अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए, ऐसा दिखता है।
डीएनए में बच्चों ये हाफ टर्न है, और ये दो का मतलब हो जाता है, दो स्पाइरल का मतलब, एक कंप्लीट स्पाइरल का मतलब हो जाता है एक पिच। दिस मीन्स वन पिच। वन पिच में बच्चों 10 बेस पेयर्स होते हैं। 10 बेस पेयर मतलब 10 बार नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे पे पैर किए रहते हैं। एक, दो, तीन, चार, ऐसे एक और होगा बच्चों ऊपर की तरफ छुपा हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे एक छुपा होगा 10। तो 10 बेस पेयर्स होते हैं। 10 बेस पेयर का मतलब होगा बच्चों एक पिच बोलते हैं हम लोग 10 बेस पेयर को। याद रखना 10 बेस पेयर का जो लेंथ होता है वो 34 एंगस्ट्रॉन्ग और 3.4 नैनोमीटर बोल सकते हो तुम। ठीक है, जब तुम लोग डीएनए देखोगे तो इट्स लाइक अ स्पाइरल लैडर। स्पाइरल लैडर मतलब वो गोल वाली सीढ़ियां होती है, वैसे होता है, जिसके हैंडल्स जो होते हैं बच्चों शुगर फॉस्फेट बैकबोन को इंडिकेट करते हैं। और जो स्टेप्स है जिसपे पैर रख के तुम सीढ़ियों पे चढ़ते हो वो बेस पैर को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना बच्चों, जब डीएनए कॉइल होता है तो इसमें छोटी छोटी कैविटीज और बड़ी बड़ी कैविटीज बनती है। छोटे ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं माइनर ग्रुप्स, और बड़े ग्रुप्स जो बनते हैं उसके मेजर ग्रुप्स बोलते हैं। माइनर ग्रुप का डायमेंशन 12 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, मेजर ग्रुप का डायमेंशन जो है वो 22 एंगस्ट्रॉन्ग तक का हो जाता है। याद रखना बच्चों, एक डीएनए जो होता है उसका ऊपर से अगर देखोगे तो इट विल लुक लाइक अ सर्कल, तो उसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है तुम लोगों को। तो ये बात हो जाती है बच्चों, चारगाफ रूल मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया तुम लोगों को। याद रखना बच्चों, ये था डीएनए के बारे में। ये सेम चीज हो जाती है 3' to 5' एक देख सकते हो तुम लोग, और दूसरे 3' के एंटी पैरेलल है। मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगते हैं, बट 3' के सामने उसका उल्टा अपोजिट एंड देखने को मिलता है 5' में। तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स बोलते हैं हम लोग डीएनए के। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आरएनए में। आरएनए दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होते हैं जेनेटिक आरएनए और एक होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में आरएनए जो होता है इंफॉर्मेशन रखता है प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसमें रखता है उसको जेनेटिक बोलते हैं, और जिसमें नहीं रखता है उसको नॉन जेनेटिक बोलते हैं। तो बच्चों जो जेनेटिक आरएनएज होते हैं, जस्ट अ मिनट, जो जेनेटिक आरएनए होते हैं वो किस में मिलते हैं, जैसे कि रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस हो गया बच्चों, वो एक जेनेटिक आरएनए होता है उसके अंदर। नॉन जेनेटिक आरएनए कहाँ पे मिलता है बच्चों हम लोग को, हमारे बॉडी में जो आरएनए है वो नॉन जेनेटिक टाइप के हैं। हमारे बॉडी में जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं बच्चों 3 तरीके के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। mRNA 5 to 10% होता है बॉडी में, rRNA 80% अराउंड, और tRNA 10 to 15% अराउंड होता है। बच्चों ये mRNA का नाम होता है मैसेंजर आरएनए, rRNA राइबोसोमल आरएनए, और tRNA जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए कहलाता है। ठीक है, याद रखना बच्चों, ये आरएनए, तीनों तरह के आरएनए जो होते हैं हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं फ्रॉम डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ये एक बार बन गया तो उसके बाद सेल के बाहर आते हैं। सेल के बाहर आने के बाद आरएनए जो एमआरएनए होता है वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज कॉल्ड एज कोडॉन। ये न्यूक्लियोटाइड राइबोसोम के ऊपर बाइंड हो जाता है बच्चों। राइबोसोम ये न्यूक्लियोटाइड्स को ओपन कर देता है, और फिर बाद में टीआरएनए आता है। ये एमआरएनए के कोड को रीड करता है, और जो भी अमाइनो एसिड होता है वो देते चले जाता है। जो स्टार्टिंग में कोडॉन होते हैं बच्चों, जो ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन जनरली एयूजी होता है। और जो एंड में 3 कोडॉन होते हैं वो कोई टीआरएनए का इंफॉर्मेशन नहीं रख, उसके लिए कोई टीआरएनए, उसके लिए जो भी टीआरएनए होता है बच्चों कोई प्रोटीन नहीं कैरी करता है, इसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। कोई अमाइनो एसिड कैरी नहीं करता। जो टीआरएनए होते हैं बच्चों उनके एंड पे हमेशा एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब कोड रीड करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड, जैसे ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम लोग यहाँ पे कोडॉन बोलते हैं, वैसे टीआरएनए में ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो एग्जैक्टली एमआरएनए के कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बच्चों। ये कोड ट्रिपलेट्स को हम लोग नोडॉक बोलते हैं। नोडॉक को रीड करता है टीआरएनए, और अमाइनो एसिड जो है प्लेस करके चले जाता है। ऐसे ही दूसरा टीआरएनए आएगा, दूसरा अमाइनो एसिड के लेके आएगा, और ऐसे अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे और प्रोटीन बनता चले जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आती है बच्चों टीआरएनए के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाता है टीआरएनए। और न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो जानना था हमने जान लिया बच्चों। अब बात करते हैं वाइटामिन की। बच्चों वाइटामिन जो होते हैं ये फोर्थ बायोमोलिक्यूल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है। वाइटामिन जो होते हैं बच्चों स्ट्रक्चरली दे आर कंसिडर्ड एज वाइटल अमीन्स। वाइटल मतलब जो बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी हो, और अमीन्स का मतलब अमाइंस हो जाते हैं बच्चों। तो वाइटल अमीन्स होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सारे वाइटामिन जो होते हैं उनमें अमाइन ग्रुप नहीं होता, अमाइंस नहीं होते हैं। तो नाम इनका बदल दिया गया, ई हटा के वाइटामिन्स रख दिया गया। तो क्या होते हैं बच्चों वाइटामिन? बाय डेफिनेशन दीज आर अ ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। अगर ज्यादा लिया इसको तो डिजीज हो जाएगी बच्चों, हाइपर वाइटामिनोसिस हो जाएगा। ठीक है। विटामिन को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो बच्चों, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन और इनसॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए इनको डेली लेना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको कम लिया, हम डाइट में वगैरह कम लिए तो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं बच्चों, ये ज्यादा अमाउंट में नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि हमारा बॉडी स्टोर कर सकता है। इनको ज्यादा लिया तो उल्टा हाइपर वाइटामिनोसिस होने के चांसेस होते हैं। इनसॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो पानी में भी नहीं सॉल्युबल होते, फैट में भी नहीं सॉल्युबल होते, जैसे विटामिन एच। तो यहाँ पे मैं कुछ विटामिन बताऊंगा और उनका सोर्स, उनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है वो समझेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों विटामिन ए से। विटामिन ए को रेटिनॉल या फिर रेटिनाल भी बोलते हैं। ठीक है। रेटिनॉल और रेटिनाल जो होता है बच्चों वो उसका मेन सोर्स होता है कैरेट्स, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। एक स्पेशल सोर्स याद रखना, गोल्डन राइस, कोड लिवर ऑयल, कर्ड, मिल्क। गोल्डन राइस बच्चों एक आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ राइस का वेरिएंट है, जिसको हम लोग, जिसमें विटामिन ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। डेफिशिएंसी अगर इसकी हुई तो बच्चों आंख पे असर पड़ता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कम रोशनी में तुम लोग को चीजें नहीं दिखेंगी, ग्रोथ अच्छे से नहीं होता, जेरोसिस जिसके अंदर स्किन ड्राई रहता है बच्चों, ड्राई स्किन, और जेरोप्थाल्मिया मतलब आंख का जो कॉर्निया होता है वो सूखा लगता है, इची लगता है बच्चों। तो जेरोप्थाल्मिया जैसा हम लोग का डिजीज हो जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं बच्चों। विटामिन बी 1 जिसको थायामिन, बच्चों याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज विद थायमीन। थायमीन एक नाइट्रोजनस बेस था, थायामिन ये अलग चीज है। ठीक है। थायमिन नट्स, एगियोक, राइस ब्रैन, यीस्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सारे इसके सोर्सेज है। ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी हुई तो बच्चों बेरी बेरी, दैट इज लॉस ऑफ, वीकनेस ऑफ लेग और पैरालिसिस, ये ऐसे जैसे डिसीजेज होती है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख प्यास लगना बंद हो जाएगा। विटामिन बी टू को बच्चों राइबोफ्लेविन बोलते हैं, जो कि मिल्क से मिल सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है, मीट, लीवर और एनिमल की किडनी से मिल जाता है बच्चों। ठीक है। तो नॉनवेज इसका सोर्स ज्यादा है, नॉनवेज और डेयरी सोर्स। इसकी डेफिशिएंसी हुई तो रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, ढंग से ग्रोथ नहीं होगा, जबान जो है बच्चों उसमें छाले और सूजन पड़ जाएंगे, स्किन का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, डर्मेटाइटिस, और क्रैकिंग ऑफ लिप्स, लिप्स जो होते हैं बच्चों वो बार बार सूखेंगे और फट जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे कंडीशन हो जाते हैं बी टू की डेफिशिएंसी। विटामिन बी 6 को बच्चों अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग के मिक्सचर होते हैं, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सामाइन, ये तीनों चीजों का मिक्सचर होता है विटामिन बी 6। ज्यादातर मिलता है बच्चों सीरियल्स, एगियोक, मीट्स और यीस्ट से। डेफिशिएंसी हुई तो शीजर्स आते हैं, फिट्स, झटके आते हैं बच्चों, दौरे पड़ते हैं, कन्वल्जन्स जिसको बोलते हैं ज्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में, और डर्मेटाइटिस जैसी डिजीज हो जाती है। विटामिन बी 12 को बच्चों साइनोकोबालामिन बोलते हैं। साइनोकोबालामिन ये एक ऐसा विटामिन है जो कोबाल्ट का मेटल कॉम्प्लेक्स है। इसका एक्सक्लूसिव सोर्स बच्चों नॉन वेज डाइट होता है, प्लांट, वेजिटेरियन सोर्स नहीं है इसका। या फिर तो प्लांट से मिलेगा, फिर तो डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, ज्यादा रिच सोर्स इसका नॉन वेज डाइट होती है। Deficiency of this leads to a special kind of anemia. Anemia is a disease in which hemoglobin of our body gets synthesized in less amount or gets reduced. तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी जो होती है उसको अनीमिया बोलते हैं।
विटामिन B12 से अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो रही है, अगर उसके पीछे का रीजन विटामिन B12 है डेफिशिएंसी होने का, तो उस तरह के अमीनिया अनीमिया को हम लोग परनीशियस अनीमिया बोलते हैं बच्चों, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। बायोटिन, ऑल्सो नोन एज विटामिन H। विटामिन H जो है बच्चों, ये डेयरी और नॉन वेज सोर्सेज के होते हैं, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी बच्चों हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बाल झड़ने लगेंगे, पैरालिसिस और डर्मेटाइटिस एक्सट्रीम केसेस में सीवियर डेफिशिएंसी के कंडीशन में होता है। विटामिन C, also known as ascorbic acid, it is antioxidant vitamin, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, सारे सिट्रस फ्रूट में मिलता है बच्चों। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मेन सोर्सेस के सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टी चीजें होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ दिस लीड्स टू स्वेलन और ब्लीडिंग ऑफ गम, ऑल्सो अ डिजीज कॉल्ड एज पायरिया। पायरिया मतलब गम्स जो होते हैं सूज जाते हैं बच्चों। विटामिन E, इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं बच्चों। ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, मेल्स वगैरह में स्टेरिलिटी जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। हर तरह के ऑयल में मिलता है बच्चों ये, ऑयल इसके रिच सोर्स है। और इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो स्टेरिलिटी हो जाएगी, ओबियसली फर्टिलिटी कम हो जाएगी, चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है बच्चों। विटामिन K जो है बच्चों, उसको फाइलोक्विनन बोलते हैं। फाइलोक्विनन इज अनदर नेम फॉर विटामिन K। एक्सक्लूसिव सोर्सेस ग्रीन लीफी वेजिटेबल, रिच सोर्सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में सीरियल्स वगैरह भी मिल जाता है बच्चों। विटामिन K जो होता है, इट्स वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर, जब हम लोग को चोट लगती है तो जो खून जमता है उसको जमाने के लिए 12 क्लॉटिंग फैक्टर की जरूरत होती है, जिसमें से एक विटामिन K है। अगर एक भी क्लॉटिंग फैक्टर कम है तो खून जमेगा नहीं, बहते रहेगा, और वैसे कंडीशन को बोलते हैं हीमोरेज। तो इसकी डेफिशिएंसी कैन लीड्स टू हीमोरेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोएंजाइम B10, इट्स ऑल्सो विटामिन, लेकिन इसको विटामिन अभी तक बोला नहीं है क्योंकि ये नेचुरली बॉडी में बन जाता है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। विटामिन D बच्चों, इसको कैल्सीफेरॉल या फिर कोले कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। कैल्सीफेरॉल ज्यादातर सनलाइट से मिल जाता है, एक्चुअली ऐसे केमिकल होते हैं हमारे बॉडी में जो कैल्सीफेरॉल, आई मीन कोले कैल्सीफेरॉल को कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। एग, फिश लिवर ऑयल अनदर सोर्सेस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D लीड्स टू बोन डिसऑर्डर, बच्चों में ये बोन डिसऑर्डर को बोलते हैं बच्चों रिकेट्स, बड़ों में हुआ तो उसको ऑस्टियोमलेसिया बोलते हैं बच्चों, याद रहेगी बात, ठीक है। तो बच्चों ये थे विटामिन के बारे में। विटामिन्स यहाँ पे हो जाते हैं खत्म बच्चों। एक बायोमोलिक्यूल और रह जाता है विच विल टेक हार्डली 10-15 मिनट्स, और MCQ सॉल्व करना है हम लोग को, जो हम लोग आज की जो 6:30 की क्लास होगी उसमें करेंगे बच्चों। एक बार इसको अच्छे से पढ़ पढ़ लेना, ब्रेक जो दूंगा उसमें 10-15 मिनट में, और अपने मॉड्यूल रेफर कर सकते हो तुम लोग, PDF भी मैं 10 मिनट में भेज दूंगा, तो तुम लोग वो भी रेफर कर सकते हो। और एक बार अपना मॉड्यूल लेके बैठना जब नेक्स्ट क्लास में हो, क्योंकि MCQ सॉल्व करेंगे इसका। सबको समझ में आ गई बात बच्चों सभी को? चलो मिलते हैं बच्चों ब्रेक के बाद 6:30 को, तब तक के लिए एक बार रेफर कर लेना। चलो बाय।